लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो ने एडवाइजर की कॉइलिंग सोर्ड स्टाइल का यूज करते हुए डाओविस सन लिन शुआन को हरा दिया। साथ ही वो ड्रैगन किलिन की सलाइवा को हासिल करने के लिए मास्टर बाशान की ग्रीन ऑक्स को भी किडनैप करता है, मगर किन्मो की चोरी पकड़ी गई। वहीं पर पैट्रियार्क सभी रेबल्स का सर कुचलना चाहते थे और ये तभी पॉसिबल होगा जब इंपीरियल एकेडमी के पास ढेर सारे जीनियस होंगे। इसीलिए उन्होंने इंपीरियल वाइजर का स्पेशल टाइटल बनाया, जो कि किसी टैलेंटेड बंदे को देकर उसे एक मास्टर के हवाले किया जाएगा। तो ये टाइटल दिया गया किन्मो को और उसके मास्टर बने बाशान। पहले तो मास्टर बाशान किन्मो को जरा भी पसंद नहीं करते थे, मगर किन्मो के एबिलिटीज को देखते ही वो समझ गए कि इन दोनों का मास्टर तो एक ही है, इसलिए किन्मो सीधे उनका छोटा भाई बन गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर बाशान को देख पाते हैं, जो कि किन्मो को बता रहे थे कि टियानलो टावर में जाकर अपना टोकन शो करो, वहाँ से तुम्हें मिस्टिकल पावर वाले सारे स्क्रॉल हासिल करने हैं। अब मैं तुम्हें मिस्टिकल पावर्स के बारे में नॉलेज दूंगा, साथ ही हमें ट्रेनिंग के लिए फ्रंटियर पर जाना पड़ेगा, जो कि यांगकांग की सीमा रेखा है। वहीं पर शेन भी उनके साथ जाना चाहता था, मगर मास्टर बाशान ने उसके लिए मना कर दिया। वो कह रहे थे कि इस बार मैं स्कॉलर रेसिडेंट के डिसाइपल को ही ले जाने वाला हूँ, वरना एम्परर को ये लगेगा कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा फेवर करता हूँ। अब तुम्हें अपनी कल्टीवेशन पर खुद ही फोकस करना पड़ेगा। तो शेन ने भी उनकी बात मान ली। साथ ही किन्मो से कह रहा था कि जब तक मैं मुकाबले में तुम्हारे सामने हार नहीं जाता, तब तक मैं तुम्हें अंकल मास्टर नहीं बुलाऊंगा। जिसके बाद शेन गुस्से में वहाँ से चला गया। इधर मास्टर बाशान किन्मो को बता रहे थे कि ये ट्रिप सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें एक इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। जिस पर किन्मो कहने लगे, सीनियर मैं समझ गया, आप ग्रैंडपा बूचर की लोअर बॉडी को रिकवर करना चाहते हो। इधर फूलिंग और ग्रीन ऑक्स वाइन के नशे में धुत होकर एक साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। एक दिन पहले ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, मगर ये होता है शराब का असली पावर, ये दुश्मनों को भी दोस्त बना देती है। यहाँ पर फूलिंग उसके हाथ पर सोते हुए कहने लगी कि पता नहीं तुम्हें बैल क्यों कहा जाता, तुम्हारे पास तो ड्रैगन ब्लड है। सच बताओ तो मुझे तुम्हारी स्किन काफी ज्यादा पसंद आई। इधर ग्रैंडपा ब्लाइंड एक पेड़ पर बैठकर इस सारी नौटंकी देख रहे थे। वो कहने लगे कि फूलिंग तो सेम टू सेम किन्मो जैसी है। उसने मीठी मीठी बातें करके इस ग्रीन ऑक्स का दिल जीत लिया। वहीं पर ग्रैंडपा बुचर उनसे पूछ रहे थे कि बताओ तुम कैपिटल में कब तक रुकने वाले हो, तुम्हें तो अपनी आंखें ढूंढनी थी ना, पता नहीं ये अपनी आंखें छोड़कर यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रहा। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि तुम्हें भी तो अपनी लोअर बॉडी ढूंढनी थी ना, तो जाओ जाकर अपना काम करो, वरना तुम्हारा वो बातूना डिसाइपल बाशान तुम्हें देख लेगा। भाई अगर उसके चुंगल में फंस गए ना, फिर तो अपनी बातें सुना सुना कर ही हमें मार देगा। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए, ये ग्रैंडपा बुचर को समझ नहीं आ रहा था। तभी ग्रैंडपा ब्लाइंड उनसे कहने लगे कि तुम आखिर ये बात एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें हमारी किन्मो के बगैर नहीं रह जाता। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि कभी ना कभी हमें अपने घर को छोड़कर जाना ही पड़ता। जैसे किन्मो ने डाचू को छोड़ा, वैसे ही हमने भी कभी अपना शहर छोड़ा था। इधर किन्मो टियानलो टावर से युआन सेक्ट, ठोंगशान सेक्ट, 9 नेदर सेक्ट, इन सभी के मैनुअल्स कलेक्ट कर लेता है, जो कि उसके मिस्टिकल पावर्स को इंक्रीज करने में मदद कर सकते थे। इधर मास्टर बाशान प्रिंस यूशु से मिलने पहुंच गए। वो सेकंड प्रिंस को बताते हैं कि मैं इस जर्नी पर किसी कल्टीवेटर को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, कोई ऐसा शख्स जो अभी तक लियू हैंग रेल्म पर नहीं पहुँचा। ऐसे लोग अपनी फाउंडेशन को जल्दी से सॉलिड नहीं बना सकते, तो उनके पोटेंशियल को समझकर उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ। यहाँ पर यूशु दिल ही दिल में सोचने लगा कि मास्टर बाशान हमारे एकेडमी में ग्रैंड चांसलर के बाद सेकंड रैंकिंग को होल्ड करते हैं। सो गाइस, ग्रैंड चांसलर यानी कि यहाँ पर हमारे पैट्रियार्क का जिक्र हो रहा, इन्हें एंसेस्टर शाओ के नाम से भी जाना जाता था। तो यूशु को इतना तो पता ही है कि जो भी रॉयल रेसिडेंस से इनके साथ ट्रेनिंग के लिए जाएगा, वो बंदा टाइम के साथ काफी ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो यूशु ने उन्हें 7 प्रिंसेस यूजी को रेकमेंड किया। वो कह रहा था कि यूजी के पास ग्रेट टैलेंट है, मगर उसमें कुछ ज्यादा ही बचपना भरा पड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लेकर आए, और हाँ, उसका गुस्सा भी थोड़ा सा कम होना चाहिए। वेल, यूशु ये काम एक ऐसे बंदे को दे रहा था जिसका खुद के ना तो गुस्से पर काबू है और ना ही जुबान पर। अब अगली सुबह ग्रीन ऑक्स एक गुलाब का फूल लेकर ड्रैगन किलिन को प्रपोज करने पहुंच गया। वो कह रहा था, मेरी जाने मन, मुझे पता चला कि तुम मुझसे मोहब्बत करती है, तो देख मैं तेरी खातिर कितने सारे पहाड़ लांग कर यहाँ आया हूँ, चलो ना किसी अच्छी जगह जाकर गुटरगु करेंगे। जो सुनकर किन्मो उससे कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ये लड़की कहाँ से नजर आ रही। उतने में हूलिंग ग्रीन ऑक्स के कान में धीरे से बताने लगी कि मैंने अभी अभी चेक किया, ड्रैगन किलिन तो क्लियरली एक पावरफुल मर्द है। जो सुनते साथ ही ऑक्स को अब अपनी इज्जत पर खतरा महसूस होने लगा। इधर ड्रैगन
ड्रैगन किलिन भी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपनी मर्दानगी का प्रूफ दे रहा था कि तभी किन्मो ने अपने हार्ट लॉस टिंसेंस का यूज करके उसे बेहोश कर दिया। तो इस तरह से फाइनली किन्मो ने ड्रैगन किलिन की पावरफुल सलाइवा को हासिल कर लिया था, जो कि किसी भी गहरे जख्म को आसानी से हील कर सकती है। वहीं पर किन्मो ने देखा कि ग्रीनॉक्स का दिल तो पूरी तरह से टूट चुका है। वो तो ड्रैगन किलिन को डेट पर ले जाने के ख्वाब देख कर आया था, मगर ये बंदा तो मर्द निकला। तो किन्मो उसे समझाने लगा कि मेरे भाई तुझे इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ड्रैगन किलिन के दिल में तेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। वहीं पर हुलिंग भी उसे समझाने लगी कि अच्छा हुआ ये तेरे से प्यार नहीं करता, अगर इसके दिल में तेरे लिए फीलिंग्स जाग जाए तो बेवजह ही लेने के देने पड़ जाएंगे। जो सुनते साथ ही ग्रीनॉक्स डर के मारे वहाँ से भाग निकला। आदमी हो आदमी से प्यार करता हो, इस वाली सिचुएशन में वो फंसना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ यूजी भी काफी ज्यादा खुश थी कि यूशी ने उसे मास्टर बाशान के साथ ट्रेनिंग पर भेजने का डिसीजन लिया। यूशी उससे कहता है कि तुम मेरी छोटी सिस्टर हो तो जाहिर सी बात है कि मैं तुम्हारी इम्प्रूवमेंट के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करूंगा। मगर यूशु का असली मकसद तो यूजी को किन्मो से दूर रखना था। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि इन दोनों की दोस्ती बढ़ जाए। अब ये लोग मेन गेट पर काफी देर से किसी का इंतजार कर रहे थे। मास्टर बाशान कहने लगे कि एक और बंदा हमारे साथ जाने वाला है, ये देखो वो आ चुका। ये लोग तो किन्मो को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गए और किन्मो का भी वही हाल था। वो यूजी से पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग पर आने वाली हो, जिस पर वो गुस्सा दिखाते हुए कहने लगी क्यों क्या तुम्हें मेरे साथ आने से कोई दिक्कत है, जिस पर वो कह रहा था कि दिक्कत मुझे तो नहीं मगर तुम्हारे भाई को जरूर है। पता नहीं ये बंदा हर बार मुझे गुस्से में क्यों घूरता रहता, जरा इस पर ध्यान रखो वरना पता चले इसने मेरी सुपारी दे दी। वहीं पर यूशु को गुस्सा तो आ ही रहा था मगर उसके साथ साथ टेंशन भी। उसे ऑलरेडी किन्मो के अंदर अपना होने वाला जीजा नजर आता है और इसी वजह से तो यूजी को किन्मो से दूर रखने की फिराक में था, मगर उसका प्लान उसी पर उल्टा पड़ गया। इसलिए तुरंत ही मास्टर बाशान से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले चले, मगर यूजी पीछे से इशारों में उन्हें बता रही थी कि इसको तो बिल्कुल भी साथ मत आने देना। तो बाशान ने भी उसकी बात मानते हुए प्रिंस को साथ ले जाने से मना कर दिया और अब ये लोग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। रास्ते में मास्टर बाशान इन दोनों को बता रहे थे कि मैं तुम्हें बहुत ही खतरनाक जगह पर ले जाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें जल्दी से खुद को इम्प्रूव करना होगा वरना तो तुम इस मिशन पर मारे जाओगे। प्रिंसेस यूजी ने जो अज़ूर स्काई थंडर समनिंग टेक्निक सिलेक्ट की है वो मुझे भी अच्छी लगी, क्योंकि डाविस सेक्ट भी थंडर आर्ट को यूज करते हैं। साथ ही मैंने तुम्हारी 9 ड्रैगन्स इंपीरियल आर्ट भी चेक की जो कि मुझे काफी ज्यादा फियर्स और डोमिनेटिंग लगी। तो अगर हम इन दोनों मूव्स को कंबाइन करें तो ये मूव और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। वहीं पर वो किन्मो से कहने लगे कि तुमने सबसे हटके मूव को चूज किया है जिसमें थी सन पर्जिंग सोर्ड टेक्निक और सोर्ड समनिंग टैलिस्मान कमांड। तो अब इस खूबसूरत से सफर पर ये लोग अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे। इन्हें जब भी मौका मिले ये तब अपनी मूव्स की प्रैक्टिस करते थे। वहीं पर मास्टर बाशान उन्हें सारी जरूरी टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाने लगे। वहीं पर किन्मो भी उन्हें तगड़ी टक्कर दे रहा था। यहाँ पर मास्टर बाशान ट्रेनिंग के दरमियान अपने मास्टर का एग्जाम्पल दिया करते थे कि कैसे उनकी ब्लेड से रिलीज हुई एक ही स्ट्राइक मैजिकल और मिस्टिकल पावर को आसानी से पियर्स कर सकती थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि वो खुद भी कभी इस मूव को सीख नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी एक बैटल स्टाइल क्रिएट की। वो किन्मो से कहते हैं कि आज के बाद तुम हर रोज यूजी के साथ प्रैक्टिस करोगे। तो इन दोनों में मुकाबला शुरू हुआ। किन्मो जैसे यूजी को पीछे पुश करता वैसे ही दोबारा से उसे होल्ड कर लेता। किन्मो की पावर्स के सामने यूजी बिल्कुल ही जीरो थी, मगर धीरे धीरे करते हुए उसने काफी अच्छे से प्रोग्रेस करना शुरू की। उसकी पावर तेजी के साथ इंक्रीज होने लगी और साथ ही साथ इनकी अटैचमेंट भी। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और अब हमें किंगमेन पास का नजारा दिखाया गया। ये यांगकांग नेशन की बॉर्डर है। इनका काम था दुश्मनों को यांगकांग की सीमा रेखा से दूर रखना। और अब मास्टर बाशान अपने डिसाइपल्स के साथ वहाँ पर पहुँच गए। कई सारे सिपाही वहाँ पर जमा हो चुके थे। साथ ही साथ यहाँ के कमांडर किन्मो को देखते हुए उसके सामने नील करने लगे। वो बता रही थी कि मिरेकल हीलर आपने जो प्योर यांग इंसेक्ट रिफाइनिंग पिल दी थी उसकी वजह से हमारे हजारों लाखों सोल्जर्स की जान बच गई, तो प्लीज हम सबकी तरफ से इस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। किन्मो ने देखा कि यहाँ मौजूद हर एक बंदा घुटनों पर आ चुका है। किन्मो उनके लिए किसी हीरो से कम नहीं था। तो अब किन्मो तुरंत ही उन्हें उठाते हुए कहने लगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो तो मेरा फर्ज था। वहीं पर बाशान जनरल को बताने लगे कि हम ग्रास लाइन को क्रॉस करके लियोलान गोल्डन पैलेस जाने वाले हैं। ये नाम सुनते ही किन्मो समझ गया कि ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी इसी गोल्डन पैलेस के पास होगी। इसलिए वो तुरंत ही मास्टर बाशान से पूछने लगा कि क्या ये लियोलान गोल्डन
पैलेस के लोग काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इसका जवाब देने लगी प्रिंसेस यूजी। वो कह रही थी कि गोल्डन पैलेस के लोग डाविस सेक्ट और ग्रेट थंडर साउंड सेक्ट के राइवल्स हैं। इन्हें ग्रेट शेमन सेक्ट के नाम से भी जाना जाता। फ्रंटियर के सामने जितने भी सेक्ट मौजूद है, शेमान सेक्ट इन सब पर डोमिनेट कर सकता। फिलहाल बारबेरियन नेशन ने यांगकांग के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। तो उनके ग्रैंड शेमन ने बहुत बड़ी आर्मी हमारे खिलाफ डिप्लॉय कर दी। वो लोग अपनी मैजिकल आर्ट का यूज करके पूरे बैटलफील्ड को मैनिपुलेट कर सकते। इसे ही विच क्राफ्ट कहा जाता। इनकी इस चालबाजी की वजह से हमारे किंगमैन पास के कई सारे सोल्जर्स मारे गए। वहीं पर कमांडर मास्टर बाशान से कह रहे थे कि यहाँ पर जंग का माहौल दिन ब दिन काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा। क्या तुम ऐसे हालातों में मिरेकल हीरो किन्मो को ग्रासलैंड में ले जाना चाहते हो? अगर उसे कुछ हो गया तो हमारी पूरी आर्मी को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिस पर मास्टर बाशान जवाब देते हुए कहने लगे कि आप तो बेवजह ही इतना परेशान हो गए। मेरे बारबेरियन नेशन के साथ पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, इसलिए किन्मो और प्रिंसेस यूजी बिल्कुल सेफ रहेंगे। जिस पर कमांडर कह रहे थे कि मुझे इन दोनों की कोई फिक्र नहीं, बस मैं तो हमारी इंपीरियल एकेडमी के लिए परेशान हूँ। अगर जरा भी गड़बड़ी हो गई तो इसका ब्लेम सीधा हमारी एकेडमी पर जाएगा, जहाँ की तुम मास्टर हो। तुम्हें तो फिर बेइज्जत होने से कोई भी बचा नहीं सकता। साथ ही कमांडर ने किन्मो के हाथ में गोल्ड टेल्स थमा दी थी। वो कहते कि बारबेरियंस में पैसे लेकर काम नहीं करते, उन्हें तो बस गोल्ड चाहिए। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ जाए तो ये गोल्ड देकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। तो किन्मो भी तुरंत ही उनका शुक्रिया अदा करने लगा, जिसके बाद किंगमिंग पास का डोर ओपन कर दिया गया। ये लोग अब ग्रासलैंड की तरफ निकल चुके थे। मास्टर बाशान बताने लगे कि यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है, जिसे कुदरत का बनाया हुआ बैरियर भी कहा जाता। इसे दूसरा फेमस नाम भी दिया गया। लोग इसे कहते हैं डकटंग। हमें कुछ भी करके इस डकटंग को रात होने से पहले ही क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ पर किन्मो को फील हो रहा था कि इस इलाके में मौजूद डार्कनेस यांगकांग को सील ऑफ करता, ताकि यांगकांग बारबेरियन नेशन से सेफ रह पाए। अब जैसे इन लोगों ने वो इलाका क्रॉस किया, वहाँ पर डार्कनेस जमा होने लगता है, यानी कि अब ये लोग यांगकांग के बॉर्डर को पार कर चुके थे। मगर उतने में इन्हें जंग की आवाजें आने लगी। तो किन्मो ने तुरंत ही अपनी हेवनली आईज को ओपन किया। उसने देखा कि विशाल आर्मीज के दरमियान जंग चल रही है। मास्टर बाशान ने बताया कि बारबेरियन नेशंस के दरमियान की बैटल है। अब तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और उतने में इन पर तीरों की बौछार होने लगी। हालांकि मास्टर बाशान ने वहाँ पर क्लिफ साइड शील्ड को फॉर्म कर लिया था। उनके ऐसा करते साथ ही उस पूरी जगह पर एक गजब की शील्ड फॉर्म हो चुकी थी, जिस पर तीरों का कोई असर नहीं होता। हजारों लाखों तीर उसमें धंसते जा रहे थे, मगर फिर भी उस शील्ड को पियर्स नहीं कर पाते, जो देखकर ही यूजी तो काफी ज्यादा हैरान हो गई। इधर बारबेरियन नेशन की दूसरी फौज वहाँ पर पहुंच चुकी थी, तो उन पर ब्लेड पेलेट से अटैक किए गए। हालांकि बारबेरियन नेशन का बंदा बड़ी आराम से थंडर एलिमेंट को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर उसके दो और साथी थे, जिसमें से एक ने विंड को एक्टिवेट किया तो दूसरे ने वाटर को। यहाँ पर 3 तरह के अटैक होना शुरू हो गए थे। भले बारबेरियन नेशन की इंटरनल वॉर है, यहाँ पर हर एक क्लैन दूसरे क्लैन को निगलना चाहता। अब देखते ही देखते जो पावरफुल आर्मी थी, उसने अपने टोर्नेडोज का यूज करते हुए अपने ओपोनेंट का सफाया कर दिया। उनमें से बस गिने चुने लोग ही जिंदा बचे थे। तो टायरमो क्लैन के लीडर ने तुरंत ही सरेंडर कर दिया। ओके तो जनरल प्लीज हमारे क्लैन को सरवाइव करने का मौका दीजिए। मगर वो जनरल तो इन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। और उतने में उसकी नजर पड़ी मास्टर बाशान पर। वो पूछने लगे कि लीमू क्या ये तुम हो? जिस पर लीमू कह रहा था हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे ग्रासलैंड के राजा वॉरखान का यहाँ पर आना कैसे हुआ, और वो भी इतने सालों के बाद। क्या आपको अपनी आवाम की याद नहीं आई? वॉरखान ये नाम सुनते ही सभी सिपाही शॉक हो गए। यूजी की भी सेम वही हाल थे। वो सोचती कि मास्टर बाशान की तो ग्रासलैंड में बड़ी ही जबरदस्त रेपुटेशन है। इधर लीमू टायरमो के लीडर से कहने लगा कि अगर वॉरखान यहाँ पर बैरियर सेटअप नहीं करते तो तुम लोग भाग जाते, मगर वॉरखान की वजह से ही तुम यहाँ पर ट्रैप हो गए। तुमने हमारे खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए थी। और फिर उन्होंने उन लोगों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वेल ये लियोलान गोल्डन पैलेस की आर्मी है। इन लोगों ने वहाँ मरे हुए हर एक बंदे की सोल को कलेक्ट करके उसे गोल्डन पैलेस की तरफ भेज दिया। साथ ही साथ उस लाशों पर नाच रहे थे, जो देख सबसे ज्यादा डर तो हुलिंग को लगा। वो किन्मो से कहने लगी कि ये बारबेरियन तो बड़े ही रूथलेस हैं। मुझे तो लगा था कि हमारा ग्रेट डाचू ही सबसे भयानक होगा, मगर ये कॉन्टिनेंट तो ग्रेट डाचू का भी बाप निकला। अब यहाँ पर लीमू मास्टर बाशान की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि आप तो वॉरखान थे, आपने तो आजादी से आसमान की सैर करते हुए हुकूमत करनी चाहिए थी, मगर आप उस यांगकांग नेशन के पालतू कुत्ते बन गए। क्या आपको पता है न जाने कितने ही सालों से हमारे वॉरियर्स इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो तुम्हें खत्म करके वॉरखान का टाइटल रिक्लेम करे। ये टाइटल तुम्हारे जैसे पालतू कुत्ते पर शोभा नहीं देता। अब यहाँ पर लीमू
उन पर अटैक कर पाए इससे पहले बादशाह ने अपने एक ही मुक्के में इस बंदे का मुंह तोड़ दिया। साथ ही उनकी एनर्जी से वहाँ के पत्थर भी उखड़ने लगे थे और फाइनली लीमू की ऐसी तैसी हो गई, जो देख गोल्डन पैलेस की आर्मी काफी ज्यादा हैरान थी। मास्टर बादशाह बताने लगे कि मैं ग्रासलैंड से बिलोंग नहीं करता। उस वक्त मैं बस अपने मास्टर के साथ ट्रैवल करते हुए यहाँ आया था। रास्ते में जितने भी जीनियस मुझे मिले मैंने उन सभी को हरा दिया। मैं तुम्हें बता दूं कि उस सफर पर मैं एक भी बैटल नहीं हारा था और उसी वजह से तुम्हारे ग्रासलैंड के लोगों ने मुझे वॉर खान का टाइटल देकर ऑनर किया। तुम लोगों को लगता है कि मैंने यहीं पर रुकना चाहिए था, मगर ये तो सरासर गलत है। मुझे अपने घर वापस जाना था तो मैं चला गया। जिस पर लीमू जैसे तैसे अपने होश संभालते हुए पूछने लगा कि बताओ फिर इस बार तुम ग्रासलैंड क्यों आए हो? तो मास्टर बादशाह बताने लगे कि बच्चे हमारे एकेडमी के स्कॉलर्स हैं, इन्हें भी मेरी जैसी ही प्रोग्रेस करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें लियोलान गोल्डन पैलेस ले जाया जाए। गोल्डन पैलेस के गेट्स को ब्लॉक करने का तो मजा ही कुछ और है। अब ये सुनकर यूजी भी थोड़ी सी शॉक हो गई, क्योंकि ये बात तो उसे अभी तक पता ही नहीं थी। वहीं पर किन्मो कहने लगा कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इनके साथ फाइट करने में मजा आएगा। जिस पर लीमो कहने लगा कि बच्चे हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। पिछली बार हेवनली खान साथ में होने की वजह से वॉर खान हमारे गेट को सक्सेसफुली ब्लॉक कर पाया था, मगर वॉर खान इस बार मास्टर बन के यहाँ आया है और मुझे नहीं लगता कि वो हेवनली खान जैसा पावरफुल होगा। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स ने गुस्से में आकर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे तो पूरी जगह शेक हो रही थी। तभी मास्टर बादशाह कहने लगे कि हाँ ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि मैं अपने मास्टर जैसा पावरफुल नहीं, लेकिन मैं उनके काफी ज्यादा क्लोज हूँ। इतने सालों में मैंने अपने मास्टर जैसे ही बनने की कोशिश की थी। जो सुनते साथ ही लीमू ने अपने दो साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से हमारे गोल्डन पैलेस को खबर कर दो, उन्हें बताओ कि वॉर खान वापिस आ चुका है। जो सुनते साथ ही उस बंदे ने अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए अपना पैगाम भेज दिया, जिसके बाद हमें डार्कनेस से घिरी हुई जगह दिखाई गई। वेल यही था विचेस का गोल्डन पैलेस, जहाँ पर एक विचर अपने लॉर्ड को बताने लगा कि बॉर्डर से खबर आई वॉर खान वापिस आ चुका है। अब वॉर खान का जिक्र सुनते ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही वहाँ मौजूद जितने भी प्रिजनर्स थे वो अपने आप इन पावर में जलने लगे और उन सभी की सोल शेमान लॉर्ड की तरफ रवाना हो गई। साथ ही साथ वो बंदा जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, चलो उन्हें अंदर आने दो। साथ ही हमें उन प्रिजनर्स का नजारा दिखाया गया जो कि पूरी तरह से स्केलेटन्स में बदल चुके थे। इधर बॉर्डर पर खबर मिलते ही मास्टर बादशाह को ग्रासलैंड में एंट्री मिल जाती है। यूजी कहने लगी कि अगर मास्टर बादशाह वॉर खान है तो फिर हेवनली खान कौन थे? जिस पर बादशाह एकदम प्राउड होकर बताते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे मास्टर थे, जिन्हें सेलेस्टियल और हेवनली ब्लेड के नाम से भी जाना जाता था। इधर किन्मो धीरे से उनसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ आपने गेट को ब्लॉक करने की खबर इसलिए फैलाई ताकि गोल्डन पैलेस के सभी लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके हम ट्रेजर को चुरा सके। जिस पर बादशाह कहने लगे हाँ बिल्कुल, तुम दोनों गेट को ब्लॉक करना और मैं सीधे पैलेस में जाकर उस ट्रेजर को चुरा लूंगा। जैसे वो ट्रेजर हमारे हाथ लग जाए हम तुरंत ही वहाँ से भाग निकलेंगे। जो सुनते साथ ही कह रही थी कि क्या हम वहाँ पर चोरी करने जा रहे हैं? अब तो इसमें और भी ज्यादा मजा आएगा। मगर किन्मो उसके मुंह को बंद करते हुए कह रहा था कि तुम ज्यादा खुश मत हो, हमें केयरफुली ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करना है। जरा ऑब्जर्व करो, रास्ते में हमें एक भी शेमान नजर नहीं आया। इसका सीधा मतलब ये है कि गोल्डन पैलेस ने अपने सभी लोगों को पैलेस में समन किया होगा। साथ ही साथ मास्टर बादशाह से कहने लगा कि शायद ये लोग आपको पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे। अगर आप पैलेस में गए तो हो सकता है कि आप इतने सारे विचर्स को हैंडल ना कर पाओ। जिस पर बादशाह पूछते कि बताओ फिर तुम्हारा क्या प्लान है? तो किन्मो ने बताने लगा कि ग्रेट डाचू में मैंने अपने ग्रैंडपा लेम से चोरी करने की आर्ट को भी सीख लिया था। तो यूजी कहने लगी हाँ इसके ग्रैंडपास तो वाकई कमाल के थे, मैंने उनकी पावर्स को अपनी आंखों से विटनेस किया है। जिस पर बादशाह पूछने लगे कि बताओ फिर तुम्हारे ग्रैंडपा लेम की टांग कैसे कट गई? तो किन्मो बताने लगा कि एक दिन वो कुछ चुरा रहे थे और फिर पकड़े गए, उसी वक्त उनकी एक टांग काट दी गई। जो सुनते साथ ही बादशाह कहते अरे यार फिर तो वो बंदा महान चोर हो ही नहीं सकता। गोल्डन पैलेस की हर एक जगह पर ट्रैप्स बिछाए गए हैं, वहाँ का हर कोना जाल से भरा होगा, वहाँ पर ऑर्डिनरी चोरी की स्किल काम नहीं कर सकती। इसलिए तुम दोनों गेट संभालोगे और पैलेस का सारा मसला मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद ये लोग ग्रीन ऑक्स से उतर जाते हैं। यहाँ पर मास्टर बादशाह ने किन्मो को एक वुडन पाइप दिया था। वो कहने लगे कि जरूरत पड़ने पर इसका यूज करना। अब रात के समय वहीं पर आराम करके ये लोग अगले ही दिन अपना सफर शुरू कर चुके। यहाँ पर गोल्डन पैलेस की आर्मी में एक एलिफेंट थी, तो ग्रीन ऑक्स तुरंत
जल्दी उसे पटाने की कोशिश करने लगा। वो उससे कह रहा था कि मिस आप कौन से साबुन से नहाती हो, आपकी स्किन तो एकदम ही गोरी चिट्टी है। बताओ आपको ये गुलाब खाना पसंद है या फिर बालों में लगाना? अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया। ज्यादा एफर्ट्स मारने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप आदमी हो या फिर औरत? अगर तुम मर्द हो तो फिर मेरी ये सारी मेहनत जाया हो जाएगी। जो सुनते साथ ही उस एलिफेंट ने अपनी सूंड से उसका मुंह तोड़ दिया। बेचारा ग्रीनॉक्स तो काफी दूर जाकर पटका गया था और उतने में हुलिंग उसे धीरे से बताने लगी कि मैं अभी अभी उस एलिफेंट का जेंडर चेक करके आई हूँ, मुबारक हो, वो एक लड़की है। जो सुनते साथ ही ग्रीनॉक्स दोबारा से उस हाथी को पटाने के लिए रवाना हो गया। वो कह रहा था मिस आप तो निहायत ही खूबसूरत हो, वाह क्या चाल है आपकी, माँ कसम देख के ही मजा आ रहा। हालांकि सुबह से शाम हो गई लेकिन वो एलिफेंट इस बैल को जरा भी घास नहीं डालती, वो तो बस लगातार उसके सूंड से पीटा जा रहा था। मगर वो आशिक ही क्या जो इतनी जल्दी हार मान ले। इसलिए ग्रीनॉक्स डिसाइड करता है कि जब तक हसीना मानती नहीं वो उसे पटाता रहेगा। अब कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग सीक्रेट साइट पर पहुंच गए थे। अब यहाँ से आगे का सफर इन तीनों को ही तय करना था। साथ ही साथ वहाँ पर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक दिखाया गया जिसे रोशी लेक के नाम से जाना जाता है। इसे पार करने के बाद ये लोग लियोलान गोल्डन पैलेस में पहुंच जाएंगे और तभी यूजी देखती कि रास्ते में कई सारे लोग मार के सुखाने के लिए रखे गए थे। उन्हें देखकर ही यूजी का खून खौल उठा क्योंकि ये सभी लोग यांगकांग से बिलोंग करते थे। तभी किन्मो उसे बताता है कि यही तो हमेशा से चलता आ रहा, तुम्हारा यांगकांग नेशन भी यही करता है। वो हमारे ग्रेट डाचू के लोगों को गुलाम बनाकर तड़पा तड़पा के खत्म कर देते। तो इन चीजों को इतना दिल पर मत लो, यांगकांग नेशन भी दूध का धुला नहीं। यहाँ पर किन्मो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन स्केलेटन्स को चेक कर रहा था और उसे पता चला कि इन स्लेव्स की सोल को किसी डार्क रिचुअल में यूज किया गया था। तभी बादशाह ने गोल्डन पैलेस की शेमान लॉर्ड के बारे में बताने लगी। वो कह रहे थे कि वो बंदा अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए सोल्स का यूज करता है। इनकी मदद से वो बॉडी को रीशेप करके इन्हें डीमंस या फिर डेटिस का फॉर्म दे सकता। जिसने भी मिस्टिकल पावर को मास्टर कर लिया उस बंदे को ग्रैंड शेमन्स का दर्जा दिया जाता है और जब वो ग्रैंड शेमन सेलेस्टियल रेल्म पर पहुंच जाए उसे शेमन किंग कहा जाता। अब ये लोग रोशी लेक के किनारे पहुंच गए थे जहाँ पर गोल्डन पैलेस की बोट इन्हें एस्कॉर्ट करने पहुंच जाती है। उस बोट पर एक गोल्डन मास्क पहना हुआ शेमन भी मौजूद था। वो मास्टर बादशाह से कहने लगा कि हमारे शेमन लॉर्ड न जाने कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, प्लीज ऑन बोर्ड हो जाए। मगर यूजी चाहती थी कि इस पूरे इलाके को एक्सप्लोर किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर ये फटाफट से एस्केप प्लान को बना पाए। इसलिए वो मास्टर बादशाह से पूछने लगी कि क्या हम अपने ऑक्स को यहाँ से फ्लाई करवा के इस लेक को क्रॉस नहीं कर सकते। जिस पर वो शेमन बताने लगा कि रोशी लेक में कोई उछाल नहीं है, अगर इस पर किसी परिंदे का फेदर भी आ जाए तो वो भी डूब जाएगा। खैर अगर तुम इस लेक को क्रॉस करना नहीं चाहती तो फिर तुम्हें स्नो माउंटेन को पूरा राउंड लगाना पड़ेगा, तभी जाकर तुम गोल्डन पैलेस में पहुँच पाओगी। हालांकि एक बात मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, स्नो माउंटेन को बहुत ही कम लोग क्रॉस कर पाते और अगर तुम इस लेक को फ्लाई करके क्रॉस करने का सोच रही हो तो ये आइडिया बिल्कुल ही बेकार है क्योंकि इस लेक पर डेड विंड पाई जाती, परिंदा भी इसके ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता। इसलिए सभी लोग उस बोट पर सवार हो गए जिसके बाद हमें गोल्डन पैलेस का सीन दिखाया गया जहाँ पर बहुत बड़ी गोल्डन स्कल की डिजाइन बनाई गई थी। वहाँ आते ही मास्टर बादशाह को पैलेस लॉर्ड की आवाज सुनाई देने लगी। वो कह रहा था कि वॉरखान की कल्टीवेशन काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, तुम्हें देखकर खुशी हुई, हमारे माउंटेन पर तुम्हारा स्वागत है। जिस पर बादशाह कह रहे थे कि पैलेस लॉर्ड मैंने भी तुम्हें मिस किया, मगर मैं यहाँ पर मेहमान बन के नहीं आया हूँ, बल्कि इस बार भी हम तुम्हारे गेट को ब्लॉक करेंगे। जिसके बाद वो अपने ग्रीन ऑक्स को हुक्म देते कि चलो जल्दी से इस गेट को एस्कॉर्ट करो, मैं इसे लेकर माउंटेन पर जाना चाहूंगा। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो गया और अब वो अपना पूरा दम लगाते हुए इस गेट को जमीन से उखाड़ने लगा। थोड़ी देर में वो गेट ग्रीन ऑक्स के हाथ में आ चुका था जो देखकर ही होलिंग और यूजी के मुंह खुले के खुले रह गए। जिसके बाद ये लोग ढेर सारी सीढ़ियां क्लाइंब करते हुए माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं। इसी दरमियान हमें गोल्डन पैलेस का नजारा दिखाया गया। यहाँ की हर एक चीज गोल्ड से बनी हुई थी, साथ ही साथ ढेर सारे शेमान्स मास्टर्स भी सीढ़ियों पर तैनात हो गए। और अब सबसे आखिर में हमें पैलेस का मेन डोर दिखाया गया जहाँ से शेमान लॉर्ड बड़ी कूल अंदाज से बाहर आ चुका था। सभी विचर्स अपने मालिक के सामने नील डाउन करते हुए उसके नाम के नारे लगा रहे थे। वहीं पर शेमान लॉर्ड वॉर खान से कहने लगा कि इतने सालों से तुम काफी मजे से आराम की जिंदगी जीते आ रहे थे, फिर अचानक से तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? क्या तुम्हें सुकून भरी जिंदगी रास नहीं आ रही थी जो तुम यहाँ मरने चले आए? जिस पर बादशाह
कह रहे थे कि हाँ तुमने एकदम सही पहचाना। दरअसल मुझे काफी ज्यादा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना श्रीमान लॉर्ड को उंगली की जाए। जिसके बाद वो ग्रीन ऑक्स को हुक्म देते कि चलो इस गेट को यहीं पर सेटअप कर दो। तो ग्रीन ऑक्स ने बड़े स्टाइल के साथ उसे वहाँ पर पुश कर दिया। साथ ही मास्टर बाशान उस गेट पर सवार होकर बता रहे थे कि पिछली बार मैंने इस गेट को 100 दिनों तक ब्लॉक रखा था और तुम्हारे पैलेस में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे हरा पाए। उस दिन भी यहाँ पर कमजोरों की फौज खड़ी थी और आज भी नजारा बदला नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की जलीलियत से तुम्हें थोड़ी सी अकल आई होंगी। उनकी बातें सुनकर शेमान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहते वॉर खान तुमने दिए हुए जख्म तो हमने हील कर दिए, बस हमें तुम्हारा ही इंतजार था। इनफैक्ट तुम्हारे खातिर हमने अपनी ताकत को बचा के रखा। सच बताओ तो हम तुमसे मिलने के लिए मरे जा रहे थे। जिस पर बाशान कहते चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर वापस आया, वरना तुम लोग तो मुझे याद कर करके ही मारे जाते। पिछली बार मैं अपने मास्टर के साथ आया था और उस वक्त मैंने इसी गेट के नीचे तुम्हारे क्लैन के कितने ही सारे विचेस का खात्मा कर दिया, मगर इस बार मैं नहीं बल्कि मेरे डिसाइपल्स ये काम करेंगे। तो किन्मो उनसे पूछता है कि मास्टर क्या यहाँ पर गेट ब्लॉकिंग के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, जैसे हमारी यांगकांग के पास रूल सेटअप थे, क्या यहाँ पर वैसा कुछ है? तो बाशान जवाब देते हुए बताने लगे कि यांगकांग की गेट को ब्लॉक करना यानी कि स्किल्स को चैलेंज करना। वहाँ पर लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होती, मुकाबला खत्म होती ही दोस्ती दोबारा से कायम हो जाती, मगर यहाँ पर वो रूल काम नहीं करता। गोल्डन पैलेस के गेट पर हमें अपना पूरा दम लगाना पड़ता। जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे सामने आए उस वक्त तुम्हारे पास बस 2 ही ऑप्शन होते हैं, उसे मारो या खुद मारे जाओ। और ये वाला रूल किन्मो को काफी ज्यादा पसंद आ गया। वो कह रहा था चलो फाइनली ग्रेट डाचू के रूल्स कहीं पर तो लागू हो रहे। वहीं पर शेमान लॉर्ड किन्मो को बता रहा था कि तुम्हारी जिंदगी पर दाव लगेगा। अगर तुम ये मुकाबला जीत गए तो तुम्हें वॉर गॉड के टाइटल से नवाजा जाएगा और अगर तुम हार गए तो बाशान का टाइटल लूज होगा। जिस पर बाशान कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है, मेरे दोनों डिसाइपल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म के कल्टीवेटर्स हैं, तो अपने लोगों की पावर्स को सील कर दो। जो सुनते साथ ही शेमान लॉर्ड ने ये हुक्म दिया कि गोल्डन पैलेस के जितने भी शेमान इनका मुकाबला करेंगे उन्हें अपनी पावर्स को 5 ल्यूमिनरीज पर सील करना होगा। जिंदगी और मौत मैटर नहीं करेगी। अगर तुम्हें लगा कि तुम इनके हाथों मारे जाओगे तो भी तुम अपनी कल्टीवेशन सील को नहीं हटाओगे। अगर किसी ने भी मेरे हुक्म की नाफरमानी की तो मैं खुद होकर उस बंदे को मार दूंगा। जिस पर सभी शेमान अग्री हो गए। साथ ही पैलेस लॉर्ड मास्टर बाशान से कहने लगा कि उस वक्त तुम हेवनली खान के साथ आए थे। हेवनली खान की मिस्टिकल पावर को कोई भी मैच नहीं कर सकता, वो बंदा तो इनविंसिबल था, मगर ये मत भूलो कि तुम हेवनली खान नहीं हो। जिस पर बाशान कह रहे थे कि मेरे और मेरे मास्टर के बीच में कंपैरिजन तो हो भी नहीं सकती, मैं तो अभी भी उनका डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर नियमों का उल्लंघन ना किया जाए और अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो भी तुम्हें रूल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। इधर ग्रीन ऑक्स अपने मास्टर से कहने लगा कि प्लीज इन लोगों के हाथों मर मत जाना, वरना मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। आपकी जुदाई में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बाशान कहने लगे फिक्र मत करो, यहाँ से वापस जाने के बाद हम बीफ खाएंगे। जो सुनकर तो उस बहल और साथ ही साथ होलिंग को और भी ज्यादा टेंशन आ गया और उतने में एक शेमान गेट पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था बच्चों तुम काफी ज्यादा नासमझ हो, तुम्हें पता ही नहीं कि सीक्रेट साइट के गेट को ब्लॉक करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता। मगर किन्मो और यूजी तो उस बंदे को सीनियर कह के ग्रीट कर रहे थे। जोदे को बंदा कहता है कि ये सब तो यांगकांग की फॉर्मेलिटीज हैं, हमारी सीक्रेट साइट पर इतने ज्यादा रूल नहीं होते, बस एक बार मैं तुम्हें खत्म करूँ फिर मैं तुम्हारी सोल्स को क्लेम करूंगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे जैसे लोगों की सोल का यूज करके कल्टीवेशन और ज्यादा आसान हो जाएगी, तुम हमारे गुलामों के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हो। अब यहाँ पर यूजी उस बंदे का मुकाबला करने जाने वाली थी, मगर किन्मो ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि पहले मैं जाना चाहूंगा और अब ये दोनों आमने सामने थे। यहाँ पर सभी शेमान्स कह रहे थे कि बच्चे तो बड़े ही कमजोर हैं, इनके सामने खड़े होकर तो किसी को भी फाइट का दिल भी नहीं करेगा। कुछ लोग तो किन्मो को चरवाहा बोलकर चिढ़ा रहे थे। वो कहते बच्चे क्या तुम्हें लगता है तुम अपने पहले अपोनेंट को भी हरा पाओगे? जिस पर किन्मो कहने लगा कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है जो कि इस दुनिया में और किसी के पास नहीं, मेरे लेवल का कोई भी बंदा मुझे हरा नहीं सकता। हालांकि उन लोगों ने भी ओवरलॉर्ड बॉडी का नाम पहली बार सुना था। वो कह रहे थे कि ऐसी तो कोई बॉडी भी नहीं होती, बल्कि ये तो बकवास है, हमने तो कभी भी इसका जिक्र नहीं सुना। बच्चे तूने तो वापस जाकर गाय भैंसों को चराना चाहिए, तू तो हमारा एक पंच भी झेल नहीं पाएगा। जिसके बाद वो बंदा किन्मो के काफी ज्यादा करीब आया। वो अपने रुई स्टाफ को पुल करते हुए कहने लगा कि चरवाहा
लापरवाही, वाकई तूने यहाँ आकर गलती कर दी। जो सुनते साथ ही किन्मो ने भी अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया कि मेरे पास ओवरलॉर्ड बॉडी है। और फिर उसके एक ही पंच में उस बंदे की कोर डैमेज हो गई। उसके नकाब के चिथड़े उड़ चुके थे। साथ ही साथ पूरे गोल्डन पैलेस में किन्मो की एनर्जी फैलने लगी। उसने तो बस अपने एक ही पंच में उस जगह पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया। किन्मो कह रहा था कि ये है ओवरलॉर्ड बॉडी का कमाल, इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। ये देखकर तो शेमान लॉर्ड भी काफी ज्यादा हैरान था। इनफैक्ट किन्मो के साथियों के मुंह भी खुले के खुले रह गए। यहाँ पर किन्मो ग्रीन ऑक्स को बता रहा था कि तुम्हारे मास्टर बाशान को 100 दिन लगे थे इस गोल्डन पैलेस को क्रश करने के लिए, लेकिन इस चरवाहे को बस एक ही दिन लगेगा इस गोल्डन पैलेस की धज्जियां उड़ाने में। यहाँ पर किन्मो का एटीट्यूड जबरदस्त था। उसने मास्टर बाशान के रिकॉर्ड को एक दिन में ब्रेक करने का वादा किया। साथ ही वो सभी शेमान से कहने लगा कि बस एक ही दिन में मैं तुम्हारे गोल्डन पैलेस के हर एक डिसाइपल की विल पावर को क्रश कर दूंगा, तुम्हारी प्राइड को शैटर करूंगा और तुम्हारी डिग्निटी को अपनी जूते तले रौंद दूंगा। फिर उसने जैसे ही अपना पाँव पटका, वहाँ पर मानो एक तूफान आ गया था। अब उसकी बातें सुनकर एक बंदा तुरंत ही किन्मो पर अटैक करने चला गया। हालांकि किन्मो अपनी बूचर ब्लेड से उसकी बॉडी के 100 टुकड़े कर चुका था। जो देख एक और शेमान वहाँ पर कूद गया। वो अपनी रुई स्टाफ को स्पिन करते हुए किन्मो की तरफ आगे बढ़ रहा था। तो वहीं पर किन्मो ने भी अपनी सेलेस्टियल ब्लेड का यूज करते हुए वहाँ पर फायर का टोर्नेडो क्रिएट कर लिया और फिर वो अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्पीयर बनाकर सीधे उस बंदे के आर पार घुसा चुका था। किन्मो ने यहाँ पर अपना डोमिनेंस साबित किया तो उसे तोड़ने के लिए एक और शेमान सामने आ जाता है। वेल ये बंदा अपनी बॉडी को स्प्लिट करने की एबिलिटी रखता है, मगर किन्मो ने उसे धोबी जैसे फटके लगा दिए। हालांकि उसके दूसरे फॉर्म अभी भी किन्मो पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। उस बंदे ने अपनी इवल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया, जिससे किन्मो को भी दिक्कत होने लगी। तो उस बंदे पर अपनी वाइटल एनर्जी से एक स्नेक अटैक कर चुका। साथ ही यहाँ पर उसने अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट को भी ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो बंदा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और उतने में ही किन्मो ने बड़ी ही कूल अंदाज में उसका गला काट दिया। वो कह रहा था कि मामूली सी जादू की ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। और अब उसकी बॉडी को साइड में हटाकर वो गोल्डन पैलेस के लोगों से कहने लगा कि रुक क्यों गए, चलो जल्दी से यहाँ आ जाओ। उसकी बातें सुनकर शेमान लॉर्ड भी काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि जल्दी से इस कीड़े को मसल दो। तो अब वो लोग एक साथ ही किन्मो पर अटैक करने रवाना हो गए। यहाँ पर किन्मो कभी अपनी बुचर्स ब्लेड का यूज कर रहा था तो कभी थंडर पावर से पंच हिट करने लगा। इतने सारे लोगों के साथ फाइट करते हुए भी उसकी एक मूव भी फेल नहीं हुई। उनके हर एक अटैक का करारा जवाब किन्मो के पास था। शेमांस तो इतनी मार खा रहे थे कि बाकी के बंदों को समझ भी नहीं आता कि ये बच्चा है या फिर कोई तूफान। किन्मो की किलिंग स्प्री तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके इस भयानक फॉर्म को देखकर तो उसके दोस्तों को भी उससे डर लग रहा था। न जाने कितने ही सारे डिसाइपल्स किन्मो की बूचर ब्लेड का शिकार बन गए। वहाँ पर खून की बारिश होने लगी और किन्मो अनस्टॉपेबल था। गोल्डन पैलेस के इतने लोग मारे गए कि उनके खून से उस पैलेस का अभिषेक हुआ। ये नजारा देखने लायक था। अब इतनों को खात्मा करने के बाद इनविंसिबल किन्मो अपने अगले शिकार का इंतजार करने लगा। किन्मो ने बस कुछ ही सेकंड्स में 40 से भी ज्यादा शेमांस को मार दिया था। जो देख बाकी बचे शेमांस की रूह कांप गई। इधर किन्मो उनसे कहता है कि तुम लोग मासूमों का खात्मा करके उनकी सोल का यूज कर अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करते हो, जो कि काफी ज्यादा अनफेयर है। तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो जिसने भी सोल कल्टीवेशन किया है वो मेरे सामने आ जाओ, मैं उन्हीं को पहले खत्म करूंगा। और उतने में एक शेमान उसके सामने आ गया। इसका नाम था सिमालियो। तभी दूसरा शेमान उसे बताने लगा कि इस बंदे की कमजोरी इसके लेफ्ट शोल्डर में है। ये जिस भी टेक्निक का यूज कर रहा था वो इसके लेफ्ट शोल्डर को कवर नहीं करती। जिस पर सिमालियो कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि इसकी कोई ना कोई कमजोरी है, मगर वो क्या थी ये मैं पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। आपके गाइडेंस के लिए शुक्रिया। अब बस देखते जाओ मैं कैसे इस बंदे की वाट लगाता हूँ। शेमान किंग ने दी हुई टिप की वजह से बाशान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुमने किन्मो की कमजोरी को पिन पॉइंट किया, ये तो सरासर चीटिंग है। जिस पर शेमान किंग जवाब देते हुए बताने लगा कि वॉर खान लास्ट टाइम मैं तेरे सामने हार गया था, तब मैंने अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट किया और ये जानने की कोशिश की कि मैं कहाँ पर लैक हो रहा था। मैं उसी दिन से एक पल भी सुकून से नहीं रह पाया, तो उस लॉस का बदला तो लेना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरा मुकाबला करो। जिस पर बाशान जोर जोर से हंसते हुए कहने लगे कि अगर हमने यहाँ फाइट की तो तुम्हारी कमजोर डिसाइपल्स मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम स्नो माउंटेन पर जाए, वही जाकर मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही उन्होंने शेमान किंग पर एक खतरनाक स्लैश रिलीज कर दिया, जिससे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका था। इधर शेमान लॉर्ड ने भी मास्टर बाशान के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो सभी लोग मास्टर बाशान
के पीछे स्नो माउंटेन की तरफ रवाना हो गए। इधर किन्मो को याद आता है कि मास्टर बाशान ने उसे एक आर्टिफैक्ट दिया था, अगर मुसीबत आई तो किन्मो उसका यूज करके उन्हें बुला लेगा। तो यहाँ पर किन्मो को मास्टर बाशान की सारी चालबाजी समझ आ गई और दिल ही दिल में सोचने लगा कि सीनियर जानबूझकर शेमान लॉर्ड और उसके चमचों को यहाँ से दूर ले गए ताकि मैं पैलेस में घुसकर ट्रेजर चुरा सकूं। तो मैं भी अब इस मौके का पूरा फायदा उठाऊंगा। हालांकि यहाँ पर अभी भी 4 शेमान किंग मौजूद हैं और फिर वो बड़ी जोश के साथ हवा में छलांग लगा चुका था। किन्मो ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में तूफान खड़ा कर दिया। हालांकि शेमान किंग ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया था। वो कहने लगा, बच्चे तूने 40 शेमान्स के साथ एक साथ फाइट की है, अब तो तेरी ताकत ड्रास्टिकली डिक्रीज हो चुकी होगी। और इतना कहते साथ ही उसने किन्मो को पीछे की तरफ पुश कर दिया और अब हमें इन दोनों में एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। शेमान किंग अपने गोल्डन फेदर्स को किन्मो पर रिलीज किए जा रहा था, जो कि किसी ब्लेड से भी ज्यादा शार्प और भयानक थे। वहीं पर किन्मो उतनी ही तेजी के साथ उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगा। यहाँ पर किन्मो की स्पीड कमाल की थी, जो देख शेमान किंग भी फेदर्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसने इन विंग्स की पावर को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। उसकी इस टेक्निक को देखते ही किन्मो समझ गया कि इस बंदे ने इवल लोगों का शिकार करके उनकी सोल को फेदर सोर्ड में रिफाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे करके इन फेदर्स ने सोर्ड स्पिरिट का फॉर्म लिया। वाकई ये शेमानिक आर्ट तो बड़ी ही ज्यादा खौफनाक है। अब देखते ही देखते किन्मो के आसपास ढेर सारे स्पिरिट्स फॉर्म हो चुके थे और फिर वो शेमान किंग के इशारों पर किन्मो पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे किन्मो यहाँ से वहाँ भागते हुए डॉज कर रहा था। उसे कुछ भी करके इस इवल एनर्जी से खुद को बचाना था, मगर इसी दरमियान शेमान किंग उस पर अटैक करते हुए उसे काफी पीछे पुश कर चुका। उसी वक्त किन्मो नोटिस करता है कि वहाँ की फ्लोर पर भी वही खौफनाक पोर्टल्स बने हुए थे, इसलिए किन्मो हवा में फ्लोट करने लगा। लेकिन चारों ओर जितने भी स्पिरिट सोर्ड पोर्टल्स थे, उन्होंने किन्मो पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उस पोर्टल में से ढेर सारे हाथ बाहर निकलकर किन्मो को जकड़ लेते हैं। अगर किन्मो ने उन्हें स्लैश भी किया तो भी ब्लड बनकर वहाँ पर एक और स्पिरिट को क्रिएट करने लगे थे, यानी कि एक अनएंडिंग साइकिल जैसा है। अब उन पोर्टल में से ढेर सारे इवल फॉर्म्स इमर्ज होने लगे। इधर किन्मो खुद को आजाद करते हुए उन लोगों के साथ फाइट करना शुरू कर देता है, मगर वहाँ पर इतने सारे फॉर्म क्रिएट हो रहे थे कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। तो किन्मो ने भी अपनी किलिंग स्प्री को दोबारा से जारी किया। यहाँ पर वो अपनी बुचर ब्लेड का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन इवल्स को जलाकर राख करने लगा। किन्मो की इस टेक्निक का नाम सनलिट सोल रिफाइनमेंट इन द स्काई था। वहाँ पर सेलेस्टियल पावर के ढेर सारे सर्कल्स फॉर्म होने लगे थे और फिर एक जोरदार एक्सप्लोजन होकर उस पूरी जगह पर आग लग गई। इधर वो शेमान किंग तो ये देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा कि ये तो ज़ेन सेक्ट की सोल रिफाइनमेंट मेथड है। वहीं पर किन्मो उस बंदे को दबोचते हुए कुछ मंत्रास को चैंटिंग करने लगा, जिससे उस बंदे की सोल बॉडी से बाहर आने लगती है। यहाँ पर किन्मो अपने मंत्रास का यूज करते हुए उस सोल को पूरी तरह से उस शेमान किंग की बॉडी से अलग करना चाहता था, मगर उसी वक्त तो बंदा अपने विंग्स को समन करते हुए दोबारा से किन्मो पर सोर्ड फेदर से हमले करने लगता है, जिससे किन्मो को पीछे हटना पड़ गया। यहाँ पर वो भी अपनी ब्लेड की मदद से उन फेदर्स के अटैक को काटता जा रहा था और फिर किन्मो अपनी वाइटल एनर्जी का यूज करते हुए सीधे उस किंग की तरफ रवाना हो गया। इस पल में उन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक कर दिया था। इधर यूजी ने देखा कि एक सोर्ड फेदर किन्मो के सीने में घुस चुका है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं पर हुलिंग भी ये देखकर इमोशनल हो जाती है और अब वो फेदर अपने मालिक के पास चला गया। इधर सभी शेमान्स ने चीयर करना शुरू कर दिया था और सबके सब अपने शेमान किंग की जीत को सेलिब्रेट करने लगे। साथ ही वो अपने शेमान किंग से कह रहे थे कि जल्दी से इस बंदे को खत्म कर दो, ये लड़का जिंदा नहीं बचना चाहिए। और उतने में किन्मो शेमान किंग के पास पहुंच गया और उससे कह रहा था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं तुम्हारे हर एक डिसाइपल के स्पिरिट को, उनकी विल पावर को क्रश कर दूंगा। और फिर किन्मो ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा, जो देख शेमान्स की चीयरिंग बंद हो गई। इधर किन्मो ने बड़े स्टाइल के साथ उस शेमान किंग का सिर उखाड़ दिया था। ओ कहता है, जरा गौर से देखो, मैंने तुम्हारी विल पावर को क्रश कर दिया। इधर शेमान्स तो डर के मारे पीछे हटने लगे। उन्हें समझ आ चुका था कि किन्मो कितना ज्यादा भयानक है। वहीं पर यूजी परेशान होकर किन्मो से पूछने लगी कि तुम्हारी इंजरी का क्या हुआ? थोड़ी देर पहले तुम उस बंदे के फेदर से घायल हुए थे। जिस पर किन्मो बताता है कि उस फेदर पर मेरा खून नहीं बल्कि उस शेमान किंग का ही खून
मालूम था। उसी वक्त एक हाथी की मुंह वाला शेमान किन्मो के सामने आ गया। वो सीमा लियू से कहने लगा कि तुम स्टेडी नहीं थे इसलिए मारे गए। और अब वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपनी रुई स्टाफ को समन कर लेता है, जो कि एक भाले जैसे फॉर्म में थी। वो किन्मो से कहने लगा कि मेरा नाम है डैनबा और मैं ही तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। इतना कहते साथ ही डैनबा ने किन्मो पर जंप लगा दी। हालांकि किन्मो उसके अटैक को डॉज करके साइड में हट चुका था। अब यहाँ पर किन्मो उसका हेड ऑन मुकाबला नहीं करता, क्योंकि उसका तो कुछ और ही प्लान था। वहीं पर डैनबा के वेपन से रिलीज होने वाली इवल पावर बड़ी तेजी से किन्मो का पीछा करने लगी। यहाँ पर किन्मो अपनी हेवनली आई का यूज करते हुए इस पैलेस को एक्सप्लोर करने लगा। वहीं पर डैनबा भी उसका पीछा कर रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं कि किन्मो के दिमाग में आखिर चल क्या रहा, इसलिए वो बंदा अपनी इवल स्पिरिट्स को किन्मो के पीछे लगा चुका। मगर किन्मो अपनी तेज रफ्तार के साथ बड़ी आसानी से उन्हें चकमा दे रहा था। साथ ही मौका मिलने पर किन्मो ने अपना मैप भी चेक कर लिया, मगर तब तक डैनबा उसके काफी करीब पहुंच चुका था। तो किन्मो ने दोबारा से भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर डैनबा अपने सामने आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय किए जा रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि ये बंदा किन्मो को मारने के लिए कितना ज्यादा बेताब है। और वहीं पर किन्मो को भी उसे भगाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उनका ये चूहे बिल्ली वाला खेल काफी देर तक चलता रहा, मगर उसी वक्त डैनबा ने किन्मो पर एक क्लोज अटैक कर दिया, जिसमें किन्मो बाल बाल बच गया था। यहाँ पर डैनबा जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे तो यूँ समझ ले कि थोड़ी देर में तो मारा जाएगा। तूने हमारा काफी बड़ा नुकसान किया है, तो इसकी भरपाई भी तुझे करनी पड़ेगी। और फिर यहाँ पर डैनबा ने अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उस जगह पर एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ कि एक सेकंड के लिए पूरा गोल्डन पैलेस शेक हो जाता है। काफी देर तक वहाँ पर खामोशी छाई हुई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकाबले में जीत किसकी हुई। और फाइनली डैनबा सबके सामने आकर किन्मो का कटा हुआ सिर सबको दिखा देता है। किन्मो को मरा हुआ देखकर तो उसकी साथियों को बहुत बड़ा झटका लग गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किन्मो आखिर इस बंदे के हाथों मारा कैसे गया। वहीं पर शेमांस की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। वो सभी लोग डैनबा को चीयर्स करने लगे। साथ ही साथ वहाँ मौजूद चारों शेमान किंग्स भी उसकी तारीफें कर रहे थे। वो कहते हैं कि डैनबा जितना शांत है उतना ही ज्यादा रूथलेस। ये तो हमारे गोल्डन पैलेस का असली टैलेंट निकला। इधर यूजी को ये सदमा हैंडल नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसे अचानक से चक्कर आने लगे। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि किन्मो का अंत इस तरह से होगा। वहीं पर हुलिंग भी काफी ज्यादा रोते हुए कह रही थी कि मेरे सीनियर ऐसे हार नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सीनियर का सिर होगा। तभी ग्रीनॉक्स उसे समझाने लगा कि हुलिंग तुम शांत रहो, सच्चाई बदलने नहीं वाली। इधर यूजी को किन्मो के साथ बिताए हुए हर एक पल याद आने लगे, और फिर वही यादें उसकी आंखों से आंसू बनकर बरसने लगी। इधर शेमान कह रहे थे कि वो लड़का जिंदगी डिजर्व नहीं करता था, इसलिए तो इतनी बुरी मौत मारा गया। अगर हम पहले ही डैनबा को भेजते तो शायद हमारे कई सारे शेमान्स की जान बच जाती। और उसी वक्त यूजी ने गुस्से में आकर अपना हैमर उठा लिया। उसने ऐलान किया कि अब किन्मो के बाद मैं तुम्हारे गेट को ब्लॉक करूंगी। उसके हैमर से काफी तेज अजुर थंडर रिलीज हो रही थी, और उसका ये जज्बा देखकर शेमान किंग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो कह रहे थे कि छोटी बच्ची भला हमारा क्या ही उखाड़ लेगी, इसे खत्म होने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला, तो क्यों ना हम शेमान लॉर्ड के पास चले जाएं। बाकी के हमारे डिसाइपल यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि मैं तो स्नो माउंटेन पर चल रही जंग को देखने के लिए बेताब हूँ। वहाँ पर हमारे शेमान लॉर्ड ने उस बाशान को काफी तगड़ी टक्कर दी होगी, जिसके बाद हमें स्नो माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर बाशान ने अपनी सेलेस्टियल ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए शेमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उतने में वो शेमान किंग वहाँ आकर अपने लॉर्ड को खबर देता है कि गेट को ब्लॉक करने वाला चरवाहा मर चुका है। हमारे डैनबा ने उसका काम तमाम कर दिया। जो सुनकर ही बाशान थोड़ी सी शॉक हो गए, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये किन्मो की कोई चाल होगी। इधर शेमान लॉर्ड उनसे कह रहा था कि वॉर खान तेरा अंत भी नजदीक है। वहीं पर शेमन किंग नोटिस करते हैं कि डैनबा मुकाबला जीतने के बाद भी उनके पास वापस नहीं आ रहा, मगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि किन्मो को मारते वक्त वो भी बुरी तरह से घायल हुआ होगा। वैसे भी डैनबा काफी ज्यादा कॉशियस रहता, अगर उसे चोट लगी तो सबसे पहले उसकी हीलिंग पर ही ध्यान देता है, और उसकी यही बात सभी शेमान्स को पसंद आती थी। इधर डैनबा किन्मो का सिर लेकर गोल्डन पैलेस के एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच गया। यही वो जगह थी जहां पर गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर छुपा के रखा जाता है। वहां का गार्डियन शेमान उससे कहने लगा कि यहाँ आना अलाउड नहीं, तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैनबा तुरंत ही उसे किन्मो की कटी हुई गर्दन दिखाकर कहने लगा कि मैंने इस यांगकांग के चूहे का खात्मा कर दिया। इसने हमारे गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक किया था। हमारे न जाने कितने ही सारे लोग इसके हाथों मारे गए, इसलिए मैंने इसका खात्मा कर दिया। और फिर इसके मरने के बाद इसकी सोड को भी क्लेम किया, लेकिन
लेकिन मैं इस तलवार को अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे शेमन लॉर्ड के सामने पेश करने वाला हूँ। तो गार्डियन शेमान उस स्वॉर्ड को चेक करता है। वो कह रहा था, वाह, ये तो एक डिवाइन वेपन है। इनफैक्ट हमारे गोल्डन पैलेस में भी ऐसी रेयर चीज नहीं मिलेगी। डानबा, तुमने तो वाकई ग्रेटनेस को अचीव करके इतना प्रेशियस गिफ्ट क्लेम किया। तुम्हारे इस महान कारनामे को देखकर हमारे शेमान लॉर्ड तुम्हें दिल खोल के रिवॉर्ड देंगे। और उतने में डानबा उनसे कहने लगा कि बड़े भाई, क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकते हो? एक्चुअली मैं इस ट्रेजर वॉल्ट को देखना चाहता हूँ। अगर मुझे पहले ही पता रहा कि अंदर कौन से ट्रेजर्स हैं, तो जब शेमन लॉर्ड मुझे रिवॉर्ड देंगे तब मैं उन्हें अपनी पसंद का ट्रेजर मांग सकता हूँ। और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हमारे लॉर्ड मुझे मना करेंगे। इधर वो गार्डियन डानबा को काफी केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था और फाइनली उसने डानबा की बात मान ली। यहाँ पर उसने अपने ग्रैंड प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब को स्पिन करना शुरू कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही सामने मौजूद डोर ग्लो करने लगता है। मगर वो दरवाजा ओपन करने से पहले ही वो बंदा डानबा से कह रहा था कि एक बात याद रखो, तुम बस यहाँ के ट्रेजर को ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। अगर तुमने शेमान लॉर्ड सील को ट्रिगर किया तो इसके अंदर मौजूद इवल स्पिरिट आजाद हो जाएंगे और जो भी लोग उस वक्त ट्रेजर वॉल्ट्स में होंगे वो बड़ी भयानक तरीके से मारे जाएंगे। यहाँ पर हमें वो इवल स्पिरिट भी दिखाए जाते हैं जो कि उस सील से बाहर आने के लिए बेताब थे। और अब उस दरवाजे पर कई सारी एंशिएंट रून्स अपीयर होकर आपस में इंटरचेंज होने लगी। इधर डानबा इस काउंटिंग को याद रख रहा था। हर एक लेटर और हर एक रून्स का सीक्वेंस उसने अपने माइंड में स्टोर कर लिया और फाइनली वो डोर ओपन हो जाता है। इधर किन्मो ने अपनी आंखें खोल दी। वो तो ट्रेजर वॉल्ट्स को देखने के लिए बेताब था। जिसके बाद ये लोग उस चेम्बर में एंटर करते हैं। यहाँ की हर एक चीज को हाइड करके रखा गया था। जैसे वो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब वहाँ से गुजरता, बस उतनी ही देर के लिए ट्रेजर अपीयर होता। इधर वो गार्डियन डानबा से कहने लगा कि तुम्हारी अचीवमेंट से तो मुझे जलन हो रही, हमारे शेमान लॉर्ड तो तुम्हें काफी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। जिस पर डानबा बता रहा था कि मेरे पास इस सोर्ड के अलावा यांगकांग का एक और ट्रेजर है, मेरे ख्याल से वो इनका सेक्रेड एलिक्सर होगा। भाई, मैंने बस उसकी हल्की सी खुशबू क्या ली, मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी रिप्लेनिश हो गई। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं कोई गॉड बन गया। अब डानबा को इस तरह से खुश होता हुआ देखकर उस बंदे के दिल में भी लालच आ जाता है। वो कह रहा था, डानबा देख, तुझे भी पता है कि इस जगह पर आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, मगर फिर भी मैं इतनी बड़ी रिस्क उठाकर तुझे यहाँ ले आया। क्या तुझे नहीं लगता कि तूने भी अपने बड़े भाई के लिए कुछ करना चाहिए? मगर डानबा तो उसे ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था कि मानो उस बंदे ने डानबा से उसकी किडनी मांग ली। उसकी शक्ल देखकर ही वो बंदा समझ गया कि डानबा ऐसे तो एलिक्सर उसके हवाले नहीं करने वाला। इसलिए वो डानबा से कहने लगा कि चल मैं तुझे बताता हूँ कि असली ट्रेजर कहाँ रखे गए हैं। उस ऊपर वाले सेक्शन में तुझे सारे पावरफुल ट्रेजर मिलेंगे। देख, मैंने तुझे कितनी सारी सीक्रेट इन्फो दी। अभी सुनकर डानबा उस एलिक्सर की बोतल को निकाल लेता है, मगर अभी भी वो एलिक्सर उस बंदे के हवाले नहीं करना चाहता। हालांकि वो बंदा उस एलिक्सर की बोतल को तुरंत ही छीन लेता है। वो कह रहा था, डानबा तेरे जितना कंजूस बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर वो तुरंत ही उस एलिक्सर की बोतल को ओपन करके उसे सूंघने लगा, जिससे तो उस बंदे को बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आ रही थी। इधर डानबा किन्मो के कटे हुए सिर को उस बंदे के काफी करीब ले जाता है और फिर किन्मो ने अचानक से उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया, जिससे तो वो बंदा पैनिक हो गया। वो डर के मारे कांप रहा था क्योंकि उसे पता चल गया कि ये डानबा नहीं बल्कि उसका बाप किन्मो है। उतने में अचानक से डानबा अपने सीने को चीरने लगा, जिसमें से किन्मो बाहर आते हुए इस बंदे को बताता है कि तुमने जिसकी खुशबू ली उसे हार्ट लॉस इंसेंस कहा जाता। और उतने में वो बंदा डर के मारे नीचे गिर गया। उसकी बॉडी नम होना शुरू हो गई थी। वह यहाँ पर किन्मो ने डानबा को मार के उसकी बॉडी के कपड़े सिल दिए थे और फिर उसी का यूज करके वो ट्रेजर वॉल्ट में घुस गया। ये टेक्निक उसे ग्रैनी सी ने सिखाई हुई थी, जिसका किन्मो टाइम टू टाइम अच्छे से यूज करता है। यहाँ पर किन्मो ट्रेजर वॉल्ट को एक्सप्लोर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर उसे डर था कि कहीं ये बंदा होश में ना आ जाए। इसलिए किन्मो उसके मुंह में अपने हार्ट लॉस इंसेंस की बोतल ठूस देता है। साथ ही किन्मो ने उस बंदे के हाथ से अपनी सोड भी छीन ली और फिर उसे मजे से वहीं पर घुमाता हुआ छोड़कर किन्मो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब लेकर वहाँ से ट्रेजर हॉल की तरफ रवाना हो गया। ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी को ढूंढना ही उसका मकसद था और पैलेस के ट्रेजर वॉल्ट्स का सीन दिखाया गया। किन्मो प्रिमोर्डियम ओरिजिन क्यूब का यूज करते हुए ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी की तलाश कर रहा था, मगर कई सारे वॉल्ट्स चेक करने के बाद भी उसे वो बॉडी नहीं मिली। उसे पता है कि उनकी बॉडी काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर समझकर सेफ रखी गई होगी, इसीलिए किन्मो ने हायर लेवल पर रखे हुए वॉल्ट्स को चेक करना शुरू कर दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिलहाल प्रिंसेस यूजी गेट को ब्लॉक कर रही थी और वो ज्यादा देर तक उन शेमांस को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। और उसी वक्त किन्मो की नजर एक कल्टीवेशन डायग्राम पर गई। ये ओवरलॉर्ड ट्रिपल एलिक्सर टेक्निक की ही डायग्राम थी, मगर किन्मो
किन्मो फिलहाल 5 ल्यूमिनरीज रेल्म पर होने की वजह से ये डायग्राम उसके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली। यहाँ पर किन्मो काफी देर से लोअर बॉडी को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे एक बड़े से गोल्डन पॉट में वो बॉडी मिल गई। मगर किन्मो नोटिस करता है कि इस बॉडी से तो गोल्डन ऑरा रिलीज हो रही, तो ये ग्रैंडपा बुचर की बॉडी बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती। इसलिए वो 1 बाय 1 वहाँ रखे सारे पॉट्स को चेक करने लगा, मगर कहीं पर भी उनकी लोअर बॉडी मौजूद नहीं थी। इसीलिए किन्मो दोबारा से उसी गोल्डन बॉडी के पास पहुँच गया। वो कह रहा था कि इस लोअर बॉडी से रिलीज होने वाली ऑरा शेमान किंग से भी ज्यादा भयानक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बॉडी शेमान लॉर्ड की हो? मेरे ख्याल से शेमान लॉर्ड ने अपनी लोअर बॉडी को कट ऑफ करके ग्रैंडपा बुचर की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि ग्रैंडपा बुचर के पास काफी भयानक मिस्टिकल पावर्स हैं और वो चाहकर भी उन्हें कभी सरपास नहीं कर पाएगा। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, और यही वजह होगी कि उसने अपने आधी बॉडी को काट कर ग्रैंडपा बॉडी को खुद से जोड़ दिया, ताकि वो उनकी मिस्टिकल पावर्स को बिना किसी एफर्ट लगाए यूज कर पाए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बाशान इन सभी गोल्डन पैलेस वालों की लवाट लगा रहे थे। उन्हें अच्छे से पता है कि किन्मो को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता, इसलिए वो पूरी तरह से रिलैक्स थे। न जाने कितने ही शेमान उनके रिक्लाइनिंग मून ब्लेड का शिकार बन गए। इनफैक्ट उन्होंने शेमान लॉर्ड को भी काफी अच्छे से उकसा दिया था। इधर किन्मो उस लोअर बॉडी को काफी अच्छे से ऑब्जर्व करने लगा। वो नोटिस करता है कि इस लोअर बॉडी पर किसी तरह का सील सेटअप किया गया है और वो सील लगातार चेंज होते जा रहा था। अगर इसके शिफ्टिंग पैटर्न्स को समझा नहीं गया तो वो इस लोअर बॉडी को हासिल नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक ट्रेजर पर ऐसे ही कर्स सील सेटअप किए गए थे। अगर किन्मो उस सील को ब्रेक करने में फेल हो गया तो इवल स्पिरिट आजाद होकर उसका खात्मा कर देंगे। इसलिए किन्मो प्रिमोर्डियम क्यूब का यूज करते हुए रून्स को ओपन करता है। यहाँ पर उसने कैलकुलेशंस के लिए जीवेई एस्ट्रोलॉजी का यूज किया था, तो किन्मो इसी तरह से हजारों पैटर्न्स को जोड़ने की कोशिश करने लगा। हर एक ट्रेजर के लिए अलग फॉर्मूला का यूज किया गया था, और अगर इन कोडिंग्स को अनलॉक करना है तो इसमें काफी ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए किन्मो ने डिसाइड किया कि जब ये पैटर्न्स चेंज होते हैं उसी पल में वो ट्रेजर को कैच कर लेगा, मगर ये काम उसे काफी तेजी के साथ करना पड़ेगा। अगर उसे एक पल का भी डिले हो गया तो इवल स्पिरिट उसका कीमा बना देंगे। तो यहाँ पर किन्मो ने हेवन स्टीलिंग लेग और शैडो स्वैप टेक्निक को एक साथ यूज करना शुरू कर दिया, जिससे तो किन्मो की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो पैटर्न्स के बदलते वक्त ही उस ट्रेजर स्पेस में घुस जाता है। यहाँ पर कुछ इवल स्पिरिट उस पर अटैक करना शुरू कर चुके, लेकिन किन्मो के लिए तो बस कुछ ही पल चाहिए थे उस ट्रेजर को हासिल करने के लिए, और अपने इसी तेज रफ्तार के साथ उसने लोअर बॉडी को बैरियर से बाहर पुल कर लिया। अब किन्मो के बाहर आते ही वो ब्लॉक दोबारा से क्लोज हो जाता है, यानी कि किन्मो ने उन इवल स्पिरिट के नाक के नीचे से ये ट्रेजर चुरा लिया था। अब लोअर बॉडी तो किन्मो को मिल गई, लेकिन बचपन में ग्रैंडपा लेम उसके मास्टर थे जिन्होंने किन्मो को चोरी करने की कला सिखाई। तो बताओ फिर किन्मो अपने सामने मौजूद खजाने को सैक्रिफाइस कैसे कर सकता था? चाहे कोई चोर कितना ही सुधर क्यों ना जाए, वो ट्रेजर को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए वो बड़ी तेजी के साथ वहाँ का हर एक ट्रेजर कलेक्ट करने लगा। उसने एक के बाद एक फ्लोर खाली करना शुरू कर दिए थे। अब इतना सारा ट्रेजर बस एक ही चीज में बैठ सकता था, और यहाँ पर किन्मो को चीज भी मिल गई जिसे ग्लूटेनस बैग कहा जाता है। वेल ये बैग ढेर सारे मटेरियल को होल्ड कर सकती है। तो यहाँ पर किन्मो ने तुरंत ही इस ग्लूटेनस बैग को ओपन किया। वो कह रहा था कि चोरी करना तो बड़ा ही मजे का काम है, लेकिन इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए, वरना पता चले मेरा भी हशर ग्रैंडपा लेम जैसा हो गया। इधर गेट पर प्रिंसेस यूजी बुरी तरह से घायल थी। उसने अपने सामने आने वाले हर एक शेमान डिसाइपल का खात्मा किया, और यहाँ पर ग्रीन फॉक्स और हुलिंग चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की शेमान किंग्स ने उन्हें रोक लिया था। यहाँ पर यूजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब ज्यादा देर तक इस गोल्डन गेट को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। इधर ट्रेजर हॉल में किन्मो को एक एंशिएंट ग्यूकिन नजर आया, जिससे बहुत ही फियर्स ब्लड जैसी ऑरा बाहर आ रही थी। किन्मो कहने लगा कि शायद इसके अंदर कोई बहुत ही भयानक बीस्ट कैद होगा। इन लोगों ने इस बीस्ट को स्पिरिट ट्रांसफॉर्म टेक्निक का यूज करके ग्यूकिन में बदल दिया। साथ ही यहाँ पर किन्मो को जेनसेक का 1000 पगोड़ा भी नजर आता है, जो कि एक कमाल का आर्टिफैक्ट था। तो इसी तरह से वो यहाँ मौजूद हर एक स्पेशल ट्रेजर को बारी बारी चेक करने लगा। साथ ही वहाँ पर किन्मो को एक डिवाइन बोन भी नजर आई, जो कि काफी ज्यादा अजीब थी। उस पर डिवाइन लैंग्वेज के ट्रेसेस होने की वजह से किन्मो तुरंत ही समझ गया कि ये तो किसी गॉड का कटा हुआ हाथ है। तो अब किन्मो ने बारी बारी उन सभी ट्रेजर्स को अपनी स्पेशल स्टोरेज बैग में ठूसना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो सारा ट्रेजर वॉल्ट खाली हो चुका था। अब तो बस
बस ये नाम के लिए ट्रेजर चेम्बर थी। सारा ट्रेजर तो किन्मो के थैले में है। जिसके बाद किन्मो बड़ी ही तेजी के साथ एकदम टॉप लोकेशन पर पहुंच गया और वहाँ से उस पूरी जगह को चेक करता है कि कहीं कोई ट्रेजर पीछे तो नहीं रह गया। और तभी किन्मो को यहाँ पर एक ब्रोकन सोर्ड नजर आई, जो कि दिखने में तो एकदम मामूली सी थी, लेकिन अगर उसे स्पेशल बैरियर में रखा था यानी कि वो स्पेशल होगी। तो फाइनली उस ब्रोकन सोर्ड को अपने थैले में पैक करते हुए किन्मो सोचता है कि मैं तो गोल्डन पैलेस का सारा ट्रेजर अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर कोई चीज गलती से पीछे छूट भी गई तो शायद पैलेस के लोग मुझे थैंक्स बोलेंगे और जरूर से कहेंगे कि चलो किन्मो ने हम पर इतना तो एहसान किया, एक छोटा सा ट्रेजर हमारे नाम रख दिया। जिसके बाद किन्मो कहने लगा कि चलो अब इस पैलेस से भागने का वक्त हो चुका है। इस पैलेस से मैं ऐसे अंदाज में जाऊंगा कि गोल्डन पैलेस हमेशा मेरी एंट्री और एग्जिट को याद रखे। और अब यहाँ पर किन्मो ने एक फ्रूट को चबा लिया था। साथ ही साथ वहाँ मौजूद बड़ी सी कोल्ड्रन से हार्ट लॉस इंसेंस रिलीज होने लगा। सो ये था गोल्डन पैलेस से भागने का किन्मो का मास्टर प्लान। थोड़ी देर पहले किन्मो ने जो फ्रूट खाया था उसकी वजह से किन्मो पर इस इंसेंस का कोई असर नहीं होने वाला। और अब धीरे धीरे करके वो इंसेंस उस पूरी जगह पर फैलने लगा। इधर यूजी में जरा भी पावर्स नहीं बची थी कि वो अपने अपोनेंट का मुकाबला कर पाए। और इसी पल का तो शेमन्स को भी इंतजार था। उन्होंने यूजी को चारों ओर से घेर लिया, मगर तब तक किन्मो का हार्ट लॉस इंसेंस पूरे गोल्डन पैलेस में फैलने लगा। जो भी शेमान इसके कांटेक्ट में आया वो वहीं पर बेहोश हो गया। बस थोड़ी देर में गोल्डन पैलेस में खलबली मच गई। सभी शेमन्स अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये किसी तरह का डेडली पॉइजन होगा, मगर ये तो बस बेहोशी की दवा है। इधर हूलिंग ग्रीन ऑक्स को बता रही थी कि अरे ये तो वही हार्ट लॉस इंसेंस है जिसका यूज करके हमने तुम्हें भी नॉकआउट किया था। जो सुनते साथ ही बेचारा ग्रीन ऑक्स इन दोनों को लेकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। वो दोबारा बेहोश होना नहीं चाहता था, खास करके दुश्मनों के दरवाजे पर तो बिल्कुल नहीं। मगर हार्ट लॉस इंसेंस की स्पीड उससे काफी ज्यादा थी, इसलिए तीनों भी तुरंत ही बेहोश होने लगे। हालांकि उसी वक्त किन्मो वहाँ पर पहुँच गया। उसने वहाँ आते ही इन तीनों को वॉयलेट पर्ल फ्रूट खिला दिया ताकि इंसेंस का इन पर कोई असर ना हो पाए। अब उस फ्रूट को खाते ही यूजी तो तुरंत ही होश में आ गई और किन्मो को देखकर कह रही थी कि तुम जिंदा हो या फिर मैं कोई सपना देख रही। साथ ही साथ उसका गाल खींच कर भी चेक कर रही थी कि किन्मो रियल है या बस कोई इल्यूजन। और फिर आखिर में उसे समझ आया कि किन्मो ने तो इन लोगों को उल्लू बनाया है। अब किन्मो अपने दोस्तों को लेकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। ग्रीन ऑक्स होश में आते हुए कह रहा था कि इस कमीने ने मुझे दोबारा से बेहोश किया। अकेडमी में जाते ही मैं इसे सबक सिखाऊंगा। वही दूसरी तरफ मास्टर बाशान के सामने गोल्डन पैलेस के ढेर सारे वॉरियर्स अभी भी तैनात हैं। इधर बाशान को पता था कि किन्मो ने अब तक तो लोअर बॉडी हासिल कर ली होगी, इसलिए उन्होंने अपना एक और फॉर्मेशन सेटअप कर लिया। यहाँ से जाने से पहले वो जितने ज्यादा हो सके उतने विचर्स को मारना चाहते हैं। वही दूसरी तरफ गोल्डन पैलेस का इंसेंस रोशी लेक तक भी पहुँच गया था, जिसके चलते वहाँ पर बोट चलाने वाला बंदा भी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और उसी वक्त किन्मो अपने साथियों को लेकर उस बोट पर कूद गया। हालांकि ग्रीन ऑक्स अपने मास्टर को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। वो किन्मो से कहने लगा कि हमने मास्टर बाशान के पास जाना चाहिए, जिस पर किन्मो बताता है कि सीनियर काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। अगर मैं वहाँ से भाग सकता हूँ तो वो भी जरूर से एस्केप कर लेंगे। हालांकि किन्मो इस बोट को रो नहीं कर पा रहा था। और तभी किन्मो को वो बंदा नजर आया जो कि बोट चलाने का काम करता था। तो किन्मो ने उसे अपनी हेवनली ग्रैंड टूम की सोल टेक्निक का यूज करते हुए कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते वो बोट भी आगे बढ़ने लगती है। किन्मो कह रहा था कि जब शेमन लॉर्ड को पता चलेगा कि मैंने उसके हर एक बंदे को नॉकआउट किया है, तब वो जरूर से गोल्डन पैलेस को चेक करेगा और इस तरह से सीनियर ब्रदर को वहाँ से भागने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन जैसे ये लोग रिकवर होंगे, इनका सबसे पहला काम होगा हमारी तलाश करना। इसलिए किन्मो ने ग्रीन ऑक्स को वहाँ से भागने का हुक्म दिया। तो ग्रीन ऑक्स ने भी बड़ी तेजी के साथ एक लंबा डिस्टेंस तय किया था, जिसके बाद ये लोग एक विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाते ही ग्रीन ऑक्स ने तो नदी का सारा पानी पी लिया। वो रिवर तो पूरी तरह से सूख गई थी। तो एक काऊ हर्डर तुरंत ही किन्मो से कहने लगा कि आपके बैल ने तो सारा पानी साफ कर दिया। तो किन्मो उनसे माफी मांगते हुए बताने लगा कि सीनियर, हम काफी दूर से ट्रैवल करके आ रहे, इसलिए मेरा ऑक्स बहुत ज्यादा थक गया था। इधर वो एल्डर तो ग्रीन ऑक्स को देख कर ही हैरान था। वो कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम्हारा बैल
बैल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दरअसल हमारे गांव में ढेर सारी गायें हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उन्हें आपके बैल के पास भेजना चाहेंगे, ताकि उनके भी ऐसे ही प्यारे प्यारे और स्ट्रॉन्ग बच्चे पैदा हो जाएं। यानी कि चरवाहा ग्रीनॉक्स से बच्चे पैदा करवाना चाहता था। और ये सारी बातें सुनकर ही प्रिंसेस यूजी की हंसी छूट गई। वहीं पर ग्रीनॉक्स भी गुस्से में बता रहा था कि मैं ऐसे ब्रीडिंग वाले फालतू काम नहीं करता, मेरा दिल तो ऑलरेडी किसी और के पास है, तो मैं अपनी जाने मन को धोखा कैसे दे सकता हूँ। इधर ग्रीनॉक्स की बातें सुनकर तो वो बंदा डर के मारे नीचे गिर गया। वो कह रहे थे, बाप रे, ये ऑक्स नहीं बल्कि कोई डीमन है। तो किन्मो तुरंत ही जाकर उन्हें संभालते हुए कह रहा था कि ना, ये डीमन नहीं बल्कि ये तो एक स्पिरिचुअल बीस्ट है, इसलिए ये बोल सकता हूँ। अब वो हर्टर किन्मो को बताने लगा कि हमारी विलेज की हालत इतनी खास नहीं कि यहाँ पर स्पिरिचुअल बीस्ट को रेज किया जाए। इनफैक्ट हमारे गांव के मासूम लोगों को भी जबरदस्ती बैटल में भेजा जाता। खैर, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी, तो क्यों ना तुम लोग आज रात हमारी यहाँ पर रेस्ट करो। तो किन्मो भी इसके लिए राजी हो गया। इनफैक्ट वो तो उस एल्डर के जानवरों को भी विलेज की तरफ ले जाने में मदद करने लगा। जो देख प्रिंसेस यूजी कहने लगी कि तुम तो इन जानवरों को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रहे, क्या तुमने पहले भी जानवरों को चराया था? और उसी वक्त किन्मो को अपने बचपन का किस्सा याद आ गया, जब उसकी काऊ के पेट में से एक डीमन बाहर आई थी। उस दिन तो किन्मो बाल बाल बच गया, इसलिए वो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता। वहीं पर वो हर्डर यूजी से कहने लगे कि ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नेक दिल है, ऐसे लोग तो हमारी दुनिया में ना के बराबर पाए जाते। इससे साबित होता कि तुम्हारी टेस्ट वाकई अच्छी है। तुमने तो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर चुना जो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ये सब सुनकर यूजी तो शर्म के मारे टमाटर जैसे लाल हो गई। जिसके बाद ये लोग उस एल्डर के घर पहुंच गए। उनकी वाइफ भी मेहमानों को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। इनफैक्ट किन्मो ने तो ये बताया कि आज रात का डिनर वो खुद बनाएगा। इधर यूजी उस एल्डर से पूछने लगी कि आपके घर पर और कौन रहता है, जिस पर वो बताते हैं कि अब तो हम बस 2 ही लोग बाकी हैं। यहाँ के लोकल खान्स हर रोज आपस में फाइट करते रहते, साथ ही वो लोग हमारे विलेज के जवान लड़कों को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, ताकि एक ऐसी जंग में उनका इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसी तरह से धीरे धीरे करके हमारा सारा विलेज खाली हो गया। मेरे भी 2 बेटे थे, वो भी इसी जंग का हिस्सा बन गए। उनकी ये कहानी सुनकर यूजी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, और उतने में उस एल्डर की वाइफ वहाँ पर पहुँच गई। वो बता रही थी कि लड़का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना पका सकता, उसने तो मेरी हेल्प लेने से भी इनकार कर दिया। वहीं पर वो एल्डर अपनी वाइफ को बताने लगे कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरे ख्याल से ये हमारे पड़ोसी विलेज से यहाँ पर भाग के आए होंगे। जिस पर यूजी कह रही थी कि ना ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सबसे ज्यादा दिक्कत तो हुलिंग को हो रही थी। वो किन्मो को किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इधर विलेज की एक गाय ग्रीनॉक्स के पास पहुँच गई। उसे तो ये हैंडसम बैल काफी ज्यादा पसंद आया था, मगर ग्रीनॉक्स ने इस खूबसूरत गाय को देखकर अपना मुंह फेर लिया। इधर वो लेडी यूजी से कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सारी बातें करने में शर्म आ रही होगी। एक जमाने में हमने भी भाग कर ही शादी की थी। वैसे तुम काफी ज्यादा खूबसूरत और हेल्दी हो। वो लड़का तो लकी है जो उसे तुम्हारी जैसी बीवी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ वो गाय ग्रीनॉक्स को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर ग्रीनॉक्स तो सख्त लौंडा है, वो बिल्कुल भी नहीं पिघलने वाला। साथ ही वो लेडी तो यूजी से कहने लगी कि बस 1 या 2 साल में तुम्हारे बच्चे भी पैदा हो जाएंगे, तब हमसे मिलने जरूर आ जाना। ये सब सुनकर तो हुलिंग के दिल के मानो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। वेल उस एल्डर ने तो इन दोनों को एक कमरा भी दे दिया था, जहाँ पर किन्मो और यूजी जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। अब शाम से रात हो गई और ग्रीनॉक्स अभी भी अपने मास्टर बाशान के वापस आने का इंतजार कर रहा था, मगर वो वापस ही नहीं आए, जिससे तो ग्रीनॉक्स काफी ज्यादा परेशान हो गया। वहीं पर किन्मो उस रूम के सामने एक बैरियर सेटअप कर देता है, ताकि गोल्डन पैलेस के लोग उनके ऑरास को ट्रेस ना कर पाए। साथ ही वो यूजी को एक मेडिसिन भी दे देता है, मगर यूजी उससे कह रही थी कि ये मरहम तुम ही लगा दो, मैं अपने पेट के घाव को देख नहीं सकती। तो किन्मो उस मेडिसिन को अप्लाई करने ही वाला था कि तभी हुलिंग बीच में टपक गई। और किन्मो से कहने लगी कि मास्टर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद प्रिंसेस को मरहम लगा दूंगी। जिसके चलते यूजी का सारा प्लान फेल हो गया। इनफैक्ट किन्मो को तो हुलिंग ने सीधे रूम से बाहर पुश कर दिया था। जो देख ग्रीनॉक्स किन्मो से कहने लगा कि लड़के क्या तुझे पता है तेरे हाथ से एक सुनहरा मौका चला गया। अगर वो हुलिंग बीच में ना आती तो शायद तेरी महबूबा तेरे बाहों में होती। और उतने में इन्हें आसमान से एक तेज रोशनी नजर आने लगी। तो किन्मो तुरंत ही रूम में जाकर अपने दोस्तों को लेकर छुप गया। ये लोग देखते ही कि वो रोशनी पूरे विलेज को स्कैन कर रही है। यहाँ पर हुलिंग बता रही थी कि जरूर से उस शेमान किंग की आंखें होंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मास्टर ने ऑलरेडी फॉर्मेशन सेटअप कर दिया, वरना तो हम पकड़े जाते। वहीं पर ग्रीनॉक्स ने तो रोना ही शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि शायद उसके मास्टर बादशाह
बाशान इन लोगों के हाथों मर चुके हैं। तो किन्मो बाहर जाकर इस रोशनी को चेक कर रहा था कि तभी पीछे से उसे किसी ने पकड़ लिया और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा बुचर थे। इतना ही नहीं, ग्रैंडपा ब्लाइंड भी उनके साथ आए हैं। किन्मो तो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। यहाँ पर ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो को बताने लगे कि देख बच्चे, ये मत सोच कि हमें तुम्हारी याद आई, वो तो बस हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे। मगर किन्मो कहाँ ही उनकी सुनने वाला था। उसने तो उन दोनों को चौक करके अपना लाड़ दिखाना शुरू कर दिया। और फाइनली अपने ग्रैंडपा से जी खोल के मिलने के बाद किन्मो ने उनकी गर्दन छोड़ दी, जिसके बाद वो अपने गोल्डन पैलेस के एडवेंचर के बारे में उन्हें सब कुछ बता देता है। वो कह रहा था कि बड़े भाई बाशान मुझे गोल्डन पैलेस ले गए थे, जहाँ पर हमने उनके गेट को ब्लॉक कर दिया। हम तो जैसे तैसे वहाँ से भाग आए, मगर सीनियर बाशान वहीं पर फंस चुके हैं। मेरे ख्याल से उनकी जान खतरे में होंगी, तो क्यों ना हम अभी जाकर उन्हें बचा लाए। जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि उस लड़के को तो अपना मुंह बंद कब करना है इतना भी समझ नहीं आता। उसका मुंह तो दिन भर बस चलता ही रहता। अगर हमने उसे बचाया तो पूरा दिन मेरा भेजा फ्राई करेगा। वेल, यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर मास्टर बाशान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बाशान उनका पहला डिसाइपल था। और उतने में उन्हें ग्रीन ऑक्स के रोने की आवाज आई। वो बेचारा मास्टर बाशान के लिए अपने आँखों से नदियाँ बहा रहा था, जो देखकर हुलिंग उसे समझाने लगी कि प्लीज शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे मास्टर के मास्टर यहाँ आए हैं, तो जरूर से बाशान को बचा लेंगे। जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स ग्रैंडपा बुचर को केयरफुली ऑब्जर्व करता है और फिर उसने दोबारा से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि सेल्डर की तो आधी बॉडी मिसिंग है, भला ये मेरे मास्टर को कैसे बचाएगा। हे ऊपर वाले, अगर तू मेरे मास्टर को अपने पास बुला चुका तो मुझे भी उठा ले, मैं तो अपने मालिक के बगैर एक पल भी जीना नहीं चाहूंगा। सब ग्रीन ऑक्स का ये रोना धोना सुनकर किन्मो ने मास्टर बाशान को बचाने का प्लान बनाया। वो यूजी से कहने लगा कि तुम और होलिंग यहीं पर रुको और हम जल्द ही वापिस आ जाएंगे। यहाँ पर ग्रैंडपा बुचर ने यूजी को तो तुरंत ही पहचान लिया। वो कहने लगे कि अरे ये तो यांगकांग की वॉरशिप वाली लड़की है, क्या इसने भी तुम्हारे साथ मिलकर गोल्डन पैलेस के गेट को ब्लॉक किया था? अगर ऐसी बात है तो ये बंदी काफी ज्यादा हिम्मत वाली होगी। अरे वाह, किन्मो की पसंद का तो कोई जवाब नहीं। वहीं पर ग्रैंडपा ब्लाइंड भी किन्मो को चिढ़ा रहे थे कि देख बच्चे, तू भी प्यार के चक्कर में फंसी गया। वहीं पर इन दोनों को शर्माता हुआ देखकर हुलिंग अपने छोटे छोटे पंजे पटकने लगी। इसने तो ठान ही लिया था कि ये किन्मो की सेटिंग नहीं लगने देगी। जिसके बाद ये लोग गोल्डन पैलेस की तरफ रवाना हो गए। किन्मो अपने ग्रैंडपास को अपनी स्पेशल स्टोरेज बैग शो कर रहा था। वो कहने लगा कि इस स्टोरेज बैग भी मुझे गोल्डन पैलेस के ही ट्रेजर वॉल्ट से मिली, तो मैंने उन्हीं के ट्रेजर बैग में उनका सारा ट्रेजर जमा कर लिया। जिसके बाद किन्मो ग्रैंडपा बुचर के सामने उसने कलेक्ट किया हुआ लोअर हाफ शो करने लगा। तो ग्रैंडपा बुचर उस पर नाइफ से कट मार के उसे थरली चेक करते हैं। वो देखते हैं कि उस पाव में से तो खून की जगह पर गोल्ड बाहर आने लगा है। तो तुरंत ही किन्मो को बताते हैं कि ये लोअर बॉडी मेरी हो ही नहीं सकती, बल्कि ये तो शेमान लॉर्ड की लोअर बॉडी है। एक बार मैंने उसके साथ फाइट की थी, तो मैं उसके खून को अच्छे से पहचान सकता हूँ। जो सुनते ही ग्रीन ऑक्स काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कंफ्यूज होकर कह रहा था कि अगर शेमान लॉर्ड की बॉडी यहाँ पर है तो किसकी बॉडी का यूज कर रहा। जिस पर किन्मो जवाब देते हुए बताने लगा कि उसने हमारे ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी पर कब्जा कर लिया ताकि उनकी फिजिकल पावर्स का फायदा उठा पाए। जो सुनते साथ ही मास्टर बुचर जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते हैं कि मुझे लगा ही नहीं था कि वो बंदा मुझे इतना ज्यादा पसंद करता होगा। अब तुम ही बताओ, उसका बेटा उसका होगा या फिर मेरा। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हो सकता है उसने तुम्हारी लोअर बॉडी का ढेर सारा फायदा उठाकर दर्जनों बच्चे पैदा किए हो, तो बोलो क्या तुम उन्हें बाप जैसा प्यार दे पाओगी? अब ये सुनते ही ग्रैंडपा बुचर को टेंशन आ गया। उनकी तो बिना कुछ करे ही ढेर सारे बच्चों के बाप बनने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही ग्रैंडपा ब्लाइंड उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगे कि पता नहीं तुम्हारी लोअर बॉडी तुमसे कनेक्ट होगी या नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी तुम्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दे। वैसे मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम एक मर्द होकर भी तुम्हारे पास मर्द वाले पुर्जे नहीं है? उनके इस ताने को सुनकर ग्रैंडपा बुचर उन पर काफी ज्यादा भड़क गए। वो कह रहे थे कि तू सिर्फ आंखों से ही नहीं बल्कि अकल से भी अंधा है। अगर मेरी बॉडी कनेक्ट नहीं भी हुई तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं उसे अपनी वाइटल एनर्जी से चला सकता हूँ। अभी वो बेवजह की बकबक करना बंद कर दे, वरना यही तेरी पिटाई कर दूंगा। और उतने में किन्मो ने बताने लगा कि आप दोनों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जैसे वो शेमन लॉर्ड हमें मिलेगा, मैं उसकी लोअर बॉडी को काट कर उसे ग्रैंडपा बुचर की बॉडी से कनेक्ट कर दूंगा। मेरे पास इसका भी तरीका है। और तभी ने किसी के फाइटिंग की आवाजें आने लगी, तो ये लोग तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गए। यहाँ पर उन्होंने देखा कि बाशान तो अभी तक जिंदा है। मास्टर बुचर कहने लगे कि ये बड़े मुंह वाला तो अभी तक मरा ही नहीं, जल्दी से यहाँ से वापिस चलो, मुझे नहीं लगता कि इसे हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वही दूसरी तरफ
तरफ बेचारे मास्टर बाशान अपना खून पसीना एक करके फाइट कर रहे थे, मगर उसी वक्त ढेर सारे बंदों ने मिलकर उन्हें अपनी एनर्जी में जकड़ लिया। वहीं पर शेमान लॉर्ड कहने लगा कि वॉर खान तेरी ताकत की एक लिमिट थी जो कि अब खत्म हो चुकी। चलो रे फटाफट से सैक्रिफाइस अल्टर को प्रिपेयर करो। यहाँ पर शेमान लॉर्ड अपने बहुत ही बड़े ह्यूज फॉर्म में आ चुका था, मगर वो मास्टर बाशान पर हमला कर पाई इससे पहले आसमान से ढेर सारे स्लैशेस रिलीज होने लगे, जिसके चलते वहाँ पर काफी तेज धमाके हो रहे थे। ये ब्लेड टेक्निक देखकर तो सभी लोग शॉक हो गए। न जाने कितने ही सारे शेमान से इसमें ब्रूटली खत्म हो चुके। इनफैक्ट मास्टर बाशान भी इस मूव को देखकर खुश हो गए। वो कहते अरे ये तो मेरे मास्टर की टेक्निक है। इधर शेमान लॉर्ड काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो कह रहा था कि हेवनली खा नहीं, मुझे तो लगा था कि ये मारा गया होगा, मगर ये तो अभी तक जिंदा है। वही दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर अपना काम करके वापिस आ गए। वो कहने लगे कि सभी पावरफुल लोगों को मैंने निपटा दिया, अब बाकी बचे नमूनों को बाशान अपने आप हैंडल कर लेगा। इधर मास्टर बाशान तो अपने मास्टर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, मगर उस तरह की बेकरारी ग्रैंडपा बुचर में बिल्कुल नहीं। वो ग्रीन ऑक्स से कहने लगे कि चलो गोल्डन पैलेस को विजिट करने का वक्त आ चुका है, जो सुनकर ग्रीन ऑक्स कहने लगा कि अभी भी मेरे मालिक दुश्मनों में घिरे हुए हैं, क्या आप अपने डिसाइपल को बचाना नहीं चाहते? जिस पर ग्रैंडपा बुचर कहने लगे कि उसे बचाना ही क्यों है, अगर वो जिंदा बच गया तो बेवजह मेरा दिमाग खाएगा, उसकी बातें तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती। अब अगर तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो आज रात हम बीफ का कोरमा बनाएंगे। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ग्रीन ऑक्स को खत्म करने की धमकी दी थी, जो सुनते साथ ही ग्रीन ऑक्स ना चाहते हुए गोल्डन पैलेस की तरफ निकल पड़ा। वैसे तो अपने मास्टर को छोड़कर जाना नहीं चाहता, मगर उसे इन सब के पेट में जाने का भी कोई शौक नहीं। अब अगले सीन में हम शेमान लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि अपने गोल्डन पैलेस के एंसेस्टर हॉल में पहुंच गया था। यहाँ पर हम कई सारे स्केलेटन्स को देख पाते हैं। वेल स्केलेटन किसके थे ये हमें थोड़ी ही देर में पता चलेगा। शेमान लॉर्ड के वहाँ पहुँचते ही वो सारे स्केलेटन्स लाइटन अप होने लगे। उस हॉल में हम गोल्डन पैलेस के सबसे पावरफुल बंदे को देख पाते हैं, जो कि इस पैलेस का एंसेस्टर। शेमान लॉर्ड उसे बताने लगे कि हेवनली खान यहाँ पर आ चुका है। एक खबर सुनते ही उस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इधर ये लोग रोशी लेक के किनारे पहुँच गए, मगर इस बार वहाँ पर कोई बोट मौजूद नहीं थी जो इन्हें उस पार ले जाने में मदद करे। अब उस लेक को देखकर ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि उस बाशान ने इतने सालों में जरा भी प्रोग्रेस नहीं की। मुझे लगा था कि वो लड़का होशियार होगा, मगर उसे मुंह चलाने से फुर्सत मिले तभी तो प्रोग्रेस करेगा। वो बातुना तो अभी तक इस लेक को भी हटा नहीं पाया, जिसके बाद वो हवा में फ्लाई करते उस रोशी लेक को अपने मुंह में समाने लगे। देखते ही देखते वो सारा लेक उनके मुंह में आ चुका था। इधर एंसेस्टर शेमान लॉर्ड से कह रहा था कि मेरे होते हुए हेवनली खान तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मगर अब जल्द ही मेरी रीइंकार्नेशन प्रोग्रेस शुरू होने वाली है, तो मैं अपनी जिंदगी को तुम्हारे लिए दाव पर नहीं लगाऊंगा। इस रीइंकार्नेशन के लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। और इतना कहते साथ ही उस एंसेस्टर ने शेमान लॉर्ड की कमर पर अटैक कर दिया। वो बता रहा था कि हेवनली खान की लोअर बॉडी उसे वापस कर दो, वरना यहाँ पर तबाही मचेगी। जो सुनते साथ ही शेमान लॉर्ड ने अपने एक जूनियर जियाशाओ को वहाँ पर समन कर लिया। तो जैसे उस बंदे ने एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाया, लॉर्ड सीधे उसकी अपर बॉडी को पूरी तरह से क्रश कर देता है। और फिर उस शेमान लॉर्ड ने उस बंदे की लोअर बॉडी को खुद की बॉडी से जोड़ लिया। उसके पास ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी आते ही वो तुरंत ही उसे वापस लौटाने के लिए रवाना हो जाता है। इधर जो बंदा मारा गया था उसकी सोल को भी एंसेस्टर ने अब्सॉर्ब कर लिया, ताकि उसकी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाए। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा बुचर ने रोशी लेक के सारे पानी को स्नो माउंटेन पर रिलीज कर दिया। साथ ही साथ कुछ पानी वो गोल्डन पैलेस के सिपाहियों पर भी बरसा रहे थे, जिससे वो लोग ऑन द स्पॉट मारे गए। इससे हमें रोशी लेक के पानी और ग्रैंडपा बुचर की ताकत का अंदाजा हो जाता है। उन्होंने गोल्डन पैलेस की सीढ़ियों पर लाशों के ढेर लगा दिए थे, मगर तब तक शेमान लॉर्ड भी हेवनली खान की बॉडी लेकर उनके सामने पहुंच गया। इधर ग्रैंडपा बुचर उससे कह रहे थे कि इतने सालों तक तुमने मेरी लोअर बॉडी का अच्छे से ख्याल रखा, और उसी वजह से मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जिसके बाद इन लोगों ने लोअर बॉडीज को एक्सचेंज कर लिया। तभी किन्मो शेमान लॉर्ड से कह रहा था कि आपकी बॉडी अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हुई, मुझे कुछ मेडिसिन का नॉलेज है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करो तो मैं आपकी बॉडी को प्रॉपरली रिकनेक्ट कर दूंगा। मगर शेमान लॉर्ड को तो किन्मो पर 1% भी भरोसा नहीं था। वो कहने लगा बच्चे मैं तेरी फालतू ट्रिक्स में नहीं फंसने वाला। बेचारा किन्मो कहने लगा कि यहाँ पर तो भलाई का कोई जमाना ही नहीं, दरअसल मैं एक किलर के साथ साथ हीलर भी हूँ, जो कि लोगों की जान बचाता। मगर फिर भी शेमान लॉर्ड उसके मुंह लगना नहीं चाहता। इधर किन्मो भी किसी की फ्री में मदद करने नहीं वाला था। वो तो इस बंदे की बॉडी को रिकनेक्ट इसलिए करना चाहता था ताकि वो इस पर प्रैक्टिस कर पाए, ताकि जब वो ग्रैंडपा बुचर की बॉडी को जोड़ेगा तब उसमें गलती की कोई गुंजाइश ना हो। इधर ग्रैंडपा बुचर अचानक से जोर जोर से हंसने लगे, जिसके बाद
बाद वो गोल्डन पैलेस के एंसेस्टर से पूछ रहे थे कि बुढ़ाऊ तू जिंदा है या टपक गया, और उतने में उन्हें एंसेस्टर का जवाब मिला। वो कह रहा था कि जब तक हेवनली खान जिंदा है भला मैं कैसे मर सकता हूँ, तुझे खत्म करने के बाद ही मैं इस जिंदगी को अलविदा कह पाऊंगा। जो सुनकर ग्रैंडपा बुचर कह रहे थे कि चल मुझे खुशी हुई कि तू जिंदा है, देख बुढ़ाऊ आज नहीं तो कल तुझे मेरे ही हाथों मरना है। जिसके बाद ये लोग तुरंत ही गोल्डन पैलेस से रवाना हो गए। अब रास्ते में ग्रैंडपा ब्लाइंड कह रहे थे कि तुमने अभी जिस बंदे से बात की वो हद से ज्यादा पावरफुल था। तो ग्रैंडपा बुचर बताने लगे कि मैंने उस बंदे के साथ कई दफे फाइट की है। वो लगभग 17 बार मेरे हाथों मारा गया था और 18वीं बार वो मेरे सामने ही नहीं आया। उसकी एज लगभग 10,000 साल से भी ज्यादा होगी, मगर वो तो अभी भी जिंदा है। अगर सच बताओ तो उससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। इधर किन्मो तो ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो उनसे पूछता है कि ग्रैंडपा क्या इस दुनिया में 10,000 सालों तक जीना पॉसिबल है? जिस पर बुचर बताने लगे कि यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। देखो ग्रेट डाचो में तुमने जो भी डीमन और डेटिस देखे उन सभी की एज 10,000 साल से भी ज्यादा होगी। भले ही गोल्डन पैलेस का एंसेस्टर उनके जैसा नहीं है, मगर वो उनसे अलग भी नहीं हो सकता। उसे इस दुनिया के कई सारे पास्ट इवेंट्स और हिडन सीक्रेट्स की जानकारी है। अगर वो बंदा मेरा दुश्मन नहीं होता तो मैं कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। हमने हमेशा पावरफुल लोगों की इज्जत करनी चाहिए। वहीं पर ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो को बता रहे थे कि तुम काफी ज्यादा यंग हो, तुम्हें कल्टीवेशन की ढेर सारी ऊंचाइयों को क्रॉस करना बाकी है, तो तुम्हें काफी ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है। जरा मेरी आंखें देखो, मेरे जैसा अंजाम तुम्हारा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर किन्मो तो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने ठान लिया था कि वो जल्दी अपने सभी एल्डर्स को हील करेगा। अब अगले सीन में हम देख पाते कि ये लोग विलेज में वापस आ गए, जहाँ पर किन्मो ग्रैंडपा बुचर की लोअर बॉडी पर ड्रैगन किलिन की सलाइवा पोर करने लगा। जिसके बाद उस लोअर बॉडी को खौलते हुए पानी में डाल देता है। जो देख होलिंग कह रही थी कि सीनियर ऐसे तो ये बॉडी कुक हो जाएगी। जिस पर ग्रैंडपा ब्लाइंड कहने लगे कि हाँ बिल्कुल, जब भी तुम्हें मटन की खुशबू आए तो समझ लो खाना तैयार है। वाले बंदा तो हमेशा ग्रैंडपा बुचर के मजे लेता था। वहीं पर मास्टर बुचर उस पर भड़क गए। वो कह रही थी कि मेरी बॉडी पर तो डिवाइन स्ट्राइक भी काम नहीं करती, तो भला ये खौलता हुआ पानी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इधर किन्मो अलग अलग हर्ब्स मिलाकर उस लोअर बॉडी को जोड़ने लायक बना रहा था। साथ ही साथ इस काम में किन्मो की सभी दोस्त उसका साथ देने लगे। तो अब कड़ी मेहनत करने के बाद फाइनली वो टांगे जोड़ने लायक बन चुकी थी। यहाँ पर किन्मो अपने हेवनली आइज का यूज करते हुए उनके हर एक टिश्यू को कनेक्ट करने लगा। साथ ही वाइटल एनर्जी का उसने सुई धागे जैसा यूज किया और काफी देर मेहनत के बाद लोअर बॉडी उनकी बॉडी से पूरी तरह से जुड़ गई थी। मगर अभी भी फाइनल टचअप बाकी था, जिसके लिए किन्मो ने उस मेडिसिनल वाटर से भरे हुए कोल्ड्रन में बिठा देता है। वली यहाँ पर किन्मो अपने काम को काफी सफाई से करना चाहता था, ताकि देखकर भी ये पता न चले कि बुचर की बॉडी काटी गई थी। उसकी ये कड़ी मेहनत देखकर ग्रैंडपा बुचर भी उसका शुक्रिया अदा करने लगे। जिस पर किन्मो बताता है कि ग्रैंडपा मास्क ने मुझे मेडिसिन का नॉलेज दिया और उसी का यूज करके फाइनली मैं आप सभी को ठीक कर सकता हूँ। इसके लिए अगर मुझे थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं। और अब रात भर उस कोल्ड्रन में बैठने के बाद ग्रैंडपा बुचर ने तुरंत ही बाहर छलांग लगा दी। फाइनली उनकी बॉडी कंप्लीट हो चुकी थी। उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। किन्मो से कहने लगे कि बच्चे तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए, पहले हम तुम्हारा ख्याल रखते थे और अब तुम हमारा रखते हो। जिसके बाद वो किन्मो का काफी ज्यादा लाड करने लगे। किन्मो को भी काफी ज्यादा राहत मिली कि एटलीस्ट उसकी स्किल इस हद तक बेहतर बन गई जिससे वो अपने एल्डर्स को हील कर पाए। इधर ग्रैंडपा ब्लाइंड छत पर बैठे हुए थे। वो ग्रैंडपा बुचर से कहने लगे कि मेरे भाई तेरा वो बड़े मुंह वाला डिसाइपल बस कुछ ही मील दूर है। अगर तू किन्मो से थोड़ी देर और गप्पे लड़ाएगा तो बादशाह यहाँ पर पहुँच जाएगा, फिर तो तुम यहाँ से चाह कर भी जा नहीं पाओगे। जो सुनते साथ ही ग्रैंडपा बुचर फटाफट से अपनी बातें खत्म करने लगे। वो किन्मो से कहते हैं कि तुम्हारी उस ग्लूटन बैग में एक डिवाइन हैंड बोन है, चलो जल्दी से वो मुझे दे दो। तो किन्मो ने भी तुरंत ही वो बोन उनके हवाले कर दी। वो कह रही थी बच्चे ये बोन फिलहाल मेरे पास ही रहने दो। तो किन्मो उनसे पूछने लगा कि आपको कैसे पता चला कि ये किसी गॉड की बोन है। जिस पर बुचर जवाब देते हुए बताने लगे कि कई सालों पहले मेरी गॉड के साथ बैटल हुई थी और उस बैटल में मैंने उसका हाथ काटा तो उसने भी बदले में मेरी लोअर बॉडी को काट दिया। यही रीजन है कि मैं इस बोन की एनर्जी को पहचान पाया।
फिलहाल तुम इतने पावरफुल नहीं हो कि इस बोन को अपने साथ रख पाओ, क्योंकि वो गॉड अभी भी जिंदा है। अगर ये बोन उसने ट्रेस कर ली तो वो तुम्हारे पीछे आएगा। तभी किन्मो परेशान होकर कहने लगा कि वो गॉड तो फिर आपके भी पीछे आ सकता है। जिस पर बूचर कहते हाँ आएगा, लेकिन अगर वो केयरफुल नहीं रहा तो फिर मैं उसका दूसरा हाथ भी काट दूंगा। जिसके बाद ये लोग विलेज से रवाना हो गए। ग्रैंडपा ब्लाइंड किन्मो से कह रहे थे कि न्यू ईयर पर तुम्हें घर आना ही होगा, हम सब मिलकर नया साल सेलिब्रेट करेंगे। तो किन्मो भी उन्हें अलविदा कहते हुए बता रहा था कि मैं जरूर से वापस आऊंगा। और उतने में उन्हें मास्टर बाशान की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। भले ही फिलहाल वो काफी ज्यादा दूर है, लेकिन उनकी आवाज यहाँ तक गूंज रही थी। और उनकी इसी आवाज को सुनकर ये दोनों ग्रैंडपास तुरंत वहाँ से बड़ी तेज रफ्तार के साथ भाग निकले। ग्रीन ऑक्स तो ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। वो सोचता है कि पता नहीं ये बंदा कैसा है, ये तो अपने ही डिसाइपल को नजरअंदाज कर रहा। और अब ये लोग भी ग्रीन ऑक्स पर सवार होकर उस विलेज से रवाना हो गए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें गोल्डन पैलेस का एंसेस्टर हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एंसेस्टर गुस्से में पूछ रहा था कि बताओ रीइंकार्नेटेड होली सन कहाँ पर है, जिसे मैंने तुम्हें ढूंढने का काम दिया था। जिस पर शेमान लॉर्ड जवाब देता है कि मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया। और यही जवाब उस एंसेस्टर को पसंद नहीं आता। वो कह रहा था कि उस होली सन के बिना तो मेरे 17 बार के जन्म जाया हो जाएंगे। मैं एक गॉड बनने से बस आधा कदम दूर हूँ। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि होली सन मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? जाओ जाकर रीइंकार्नेटेड होली सन की तलाश करो। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो इसका अंजाम तुम जानते ही हो। अब सीन शिफ्ट होकर हमें बारबेरियन नेशन का एक आर्मी कैंप दिखाया गया, जहाँ पर एक बंदा गोल्डन पैलेस से खबर लेके आया था। वो कहता है कि प्रिंस बाइसाओ, अगर वॉर खान यहाँ पर नजर आया तो उसे यहाँ से जाने मत देना। इधर प्रिंसेस यूजी किन्मो को बता रही थी कि मेरी इंजरीज काफी हद तक हील्ड हो चुकी। पता नहीं तुम दोबारा से मेरी बॉडी को चेक क्यों कर रहे हो, ऐसे तो मुझे गुदगुदी हो रही। जिस पर किन्मो कह रहा था कि हंसना बंद करो, देखो यहाँ पर तुम्हें चोट लगी है। और फिर किन्मो ने उसकी इंजरी को हील कर दिया। अब प्रिंसेस यूजी उससे एकदम नॉटी अंदाज में कहने लगी कि मेरे पीठ पर कुछ घाव अभी भी बाकी है, तो प्लीज क्या तुम उन पर अपने हाथों से मरहम लगा दोगे? अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी पीठ पर निशान रह जाएंगे। अब किन्मो कोई जवाब दे पाई, इससे पहले हुलिंग बीच में टपक गई। वो यूजी को बताने लगी कि उसी रात मैंने तुम्हारी बैक पर मेडिसिन अप्लाई कर दी थी, साथ ही साथ ड्रेसिंग करने से पहले ही मैंने तुम्हारा सारा खराब हुआ ब्लड भी निकाल दिया, इसलिए तुम्हारी बॉडी पर अब कोई निशान नहीं रहेंगे। यहाँ पर यूजी को हुलिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर फिर भी उससे एकदम प्यार से पूछने लगी कि तुम्हारे पाँव कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं, साथ ही साथ तुम्हारा फर भी रेशम से भी कोमल है, तो फिर तुमने अभी तक ह्यूमन फॉर्म ट्राई क्यों नहीं किया? जिस पर हुलिंग बताने लगी कि मेरे सीनियर किन्मो को तो मैं ऐसे ही पसंद हूँ। जो सुनकर यूजी कह रही थी कि देखो तुम्हारी आंखें हमसे कितनी ज्यादा अलग हैं। जिस पर हुलिंग ने हंसते हुए वही जवाब दिया कि मेरे सीनियर को ऐसी ही आंखें पसंद आती। तो अब यूजी एकदम गुस्से में आकर उससे पूछने लगी कि बताओ तुम ह्यूमन फॉर्म क्यों नहीं ले रही? जिस पर हुलिंग ने दोबारा से वही जवाब दिया कि मेरे मास्टर को तो मैं ऐसे ही पसंद हूँ। अब तक प्रिंसेस यूजी उस पर काफी ज्यादा भड़क गई थी, मगर हुलिंग को तो उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था। जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को चुड़ैल बोल के गालियाँ देना शुरू की। यहाँ पर बेचारे किन्मो को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे पर इतनी भड़क क्यों गई। वहीं पर ग्रीन ऑक्स को तो इनके झगड़े सुनकर काफी ज्यादा हंसी आने लगी, लेकिन फिर उसके भी सिर पर यूजी के हथौड़े का फटका बैठ गया। और उसी वक्त ग्रीन ऑक्स ने ठान लिया कि वो इन दोनों के झगड़ों में कोई रिस्पांस नहीं देगा। उतने में ही मास्टर बाशान अपने मास्टर को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन जब उन्हें ग्रैंडपा बुचर नजर नहीं आए तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि मास्टर आप आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैंने तो आपको कितना ज्यादा मिस किया और आपने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। क्या आपके सीने में कोई दिल नहीं है? उतने में किन्मो ने समझाने लगा कि बड़े भाई आप ऐसा मत सोचो कि मास्टर आपको मिस नहीं करते, बस असल बात तो ये थी कि वो आपकी लगातार चलने वाली बातों से परेशान हैं, वरना तो उन्हें आपकी इतनी ज्यादा फिक्र हो रही थी कि क्या ही बताऊं। इनफैक्ट इस दुनिया में ग्रैंडपा बुचर जितना प्यार आपसे कोई और कर भी नहीं सकता। इधर किन्मो की बातें सुनकर हुलिंग और यूजी अपनी हंसी को दबाने लगी। वहीं पर किन्मो कह रहा था सीनियर, जब उन्हें पता चला कि आपकी जान खतरे में है तो आपको बचाने की सबसे ज्यादा जल्दी उन्हें ही थी। तो भोले से मास्टर बाशान ने भी किन्मो की बातों पर यकीन कर लिया। वो कहने लगे कि मैं जब छोटा था तभी से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि उन्हें मेरी बातों से चिढ़ होती। ये बात तो मुझे और भी ज्यादा हर्ट कर रही है। क्या तुम्हें पता है मैंने उनकी कई सारी गलतियों को नजरअंदाज किया। बचपन में जब मैं अपना बिस्तर गिला करता था तब वो मुझे पीछे से चमाटे मार मार के कोने में खड़ा कर देते। इतना ही नहीं, उन्होंने तो मेरे से उनके अंडरवियर भी धुलवाए। यहाँ पर बाशान की दुख भरी दास्तान सुनकर यूजी और हुलिंग को काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, मगर उनकी मजबूरी है कि वो जोर से हंस भी नहीं सकते।
सकती। इधर बाशान अपने बचपन के किस्से सुनाते जा रहे थे कि कैसे उनके मास्टर ने उन्हें मुर्गी का शोरबा चुराने का मिशन दिया था और बाशान ने अपने मास्टर की खातिर मुर्गियों से भी मार खाई। यहाँ पर मास्टर बाशान का रोना तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो किन्मो उन्हें बताता है कि देखो हमारे सामने बारबेरियन नेशन के बॉर्डर हैं। अब आप ही बताओ वो लोग अगर वॉर खान को ऐसे रोते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे। चलिए जल्दी से अपनी आंखें और नाक साफ कर लीजिए। और हाँ एक बात याद रखना, एक सच्चा मर्द अपने गमों को जाहिर नहीं करता। जो सुनते साथ ही मास्टर बाशान अपनी आंखें पोंछ कर खड़े हो गए। अब ये लोग बारबेरियन के बॉर्डर के पास से गुजर ही रहे थे कि तभी उस आर्मी के वॉरियर्स इन्हें घूरने लगे और फिर देखते ही देखते वो लोग अपने सफेद एलिफेंट्स को लेकर इनका रास्ता रोक लेते हैं। उनमें से एक बंदा बाशान से कहने लगा कि तुम्हारी वजह से गोल्डन पैलेस में काफी ज्यादा तबाही मच गई, तो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फरमान जारी किया है, तुम हमारी बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। जो सुनकर ही बाशान गुस्से में पूछते कि बताओ क्या तुम्हें मरने की ख्वाहिश हो रही, बोलो क्या तुम सबके सब मेरे हाथों मरना चाहते हो। अब उनका ये भयानक गुस्सा देखकर ही वो सिपाही डर के मारे पीछे हटने लगे। उतने में उन्हीं किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि वॉर खान का रास्ता छोड़ दो। वह ये बंदा कोई और नहीं बल्कि प्रिंस बाइसाओ था। वो तुरंत ही वॉर खान के सामने ग्रीट करते हुए अपना नाम भी बता देता है और उतने में एक वॉरियर उससे कहने लगा कि अगर तुम वॉर खान को यहाँ से जाने दोगी तो ये हमारे शेमान लॉर्ड की कमांड का अपमान होगा। क्या तुम वाकई गोल्डन पैलेस के खिलाफ जाना चाहते हो। जो सुनते साथ ही बाइसाओ ने उस बंदे पर बस अपना पंच आगे किया, मगर उसके हिट करने से पहले वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी जिसने उस बंदे का मास्क भी चीर के रख दिया। और अब प्रिंस बाइसाओ उसके माथे पर टिचकी मारते हुए कहने लगा कि वॉर खान की ताकत की कोई सीमा नहीं, इसलिए फिलहाल तो मैं उन्हें रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वो मास्टर बाशान के पास आकर बताने लगा कि मैं आपकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और एक दिन जरूर से आपको बैटल में हरा दूंगा। उसी दिन ग्रासलैंड का मैं रूलर बनूंगा और आपका वॉर खान वाला टाइटल भी मुझे मिलेगा। जो सुनते साथ ही बाशान जोर जोर से हंसने लगे। वो कहते लड़के तुम काफी ज्यादा एम्बिशियस हो, साथ ही तुम्हारी फाउंडेशन भी उतनी ही ज्यादा सॉलिड है, तुम्हारी फाइटिंग स्टाइल भी दूसरों से अलग होगी। अगर तुम इस ग्रासलैंड में कुछ और साल सरवाइव कर पाए तो जरूर से यहाँ पर राज करोगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बस कुछ ही सालों में मेरा वॉर खान का टोकन भी तुम्हारा हो जाएगा। तो बंदा भी उनकी तारीफों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें वहाँ से वापस जाने देता है। साथ ही वॉर खान को वो अपना ख्याल रखने के लिए भी बता रहा था। प्रिंस बाइसाओ ग्रासलैंड के लोगों से काफी ज्यादा अलग था और ये बात किन्मो ने भी नोटिस कर ली। अब ये लोग बारबेरियन नेशन की सीमा रेखा से बाहर आ चुके थे। किन्मो सोचता है कि सीनियर भाई बाशान ने गोल्डन पैलेस के पावरफुल लोगों के साथ एक लंबे समय तक बैटल की, तो जरूर से वो बुरी तरह से घायल हुए होंगे। मैं ड्रैगन किलिन की सलाइवा से उनकी बाहरी जख्म तो भर पाऊंगा, मगर इंटरनल इंजुरीज के लिए मुझे मेडिसिनल हर्ब की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें रिफाइन करके मैं एक पावरफुल हीलिंग पिल बना सकता हूँ। और उतने में किन्मो को कुछ पेपर्स नजर आए जिस पर योंगजाओ ये नाम लिखा हुआ था। तो किन्मो उसी रात अपने दोस्तों से अलविदा कहकर योंगजाओ की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर प्रिंसेस यूजी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन मास्टर बाशान उसे समझाने लगे कि तुम्हें किन्मो के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उसे कुछ जरूरी काम से जाना पड़ रहा, मगर वो जल्दी से वापस आ जाएगा। जिस पर यूजी कहने लगी कि हाँ ये बात तो मैं समझ गई, मगर उसका ऐसा कौन सा सीक्रेट काम है जो मुझे भी बता नहीं सकता। शायद कोई ऐसी बात जरूर है जो वो मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहता। वहीं पर मास्टर बाशान कहने लगे कि हमने भी जल्दी एकेडमी में लौटना होगा, हमारे ग्रैंड चांसलर का रेजिग्नेशन का दिन करीब है, तो इंपीरियल एकेडमी जाना ही हमारा अगला टारगेट होगा। अब सीन शिफ्ट होकर हम पैट्रियार्क को देख पाते जो कि अपनी पोजीशन से इस्तीफा देकर एकेडमी से निकल पड़े। उनके वहाँ से गुजरते ही ड्रैगन किलिन की भी नींद खुल गई। वो तो तुरंत ही लाड़ में आकर उनके सामने पहुँच जाता है। तो पैट्रियार्क भी उसे अपना प्यार दिखाते हुए कहने लगे कि तुम न जाने कितने ही सालों से मुझे फॉलो कर रहे हो, तुम्हारे सामने मैं जवान हुआ और अब बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मरता हुआ देखो, इसलिए आज से तुम आजाद हो, अब तुम्हें मुझे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही ड्रैगन किलिन ने रोना शुरू कर दिया। उसके आंखों से आंसुओं की नदियां बहने लगी। वो कहता है मास्टर आपको फॉलो नहीं करूँ तो मैं कहाँ जाऊंगा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलिए। तो पैट्रियार्क उसे प्यार करते हुए बताने लगे कि तुम आजाद ही पैदा हुए थे, इसलिए इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तुम जा न सको। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी मजे से गुजारो। जिसके बाद अपने ड्रैगन किलिन को छोड़कर वहाँ से रवाना
रवाना हो गए। ये सीन तो वाकई काफी ज्यादा इमोशनल था। यहाँ पर ड्रैगन किलिन का दिल पूरी तरह से टूट गया। इधर गेट पर पहुँचते ही पैट्रियार्क की मुलाकात इंपीरियल एडवाइजर से हो गई और पैट्रियार्क से कहने लगे कि आप तो एम्परर को अलविदा कहे बिना ही यहाँ से जा रहे हो। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए बताने लगे कि मैं उनकी वजह से यहाँ नहीं आया था, तो मैं उनसे मिलकर भी नहीं जाऊंगा। मुझे तुमने यहाँ पर इनवाइट किया था और आज तुम मुझे यहाँ से रवाना करने के लिए भी पहुँच गए। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तुम आखिरी बार अलविदा कहने के लिए यहाँ पर आए। वहीं पर एडवाइजर कह रहे थे कि अब आप अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फ्री हो चुके हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप एनलाइटनमेंट लेवल को अचीव करो। हो सकता है कि ये आपके लिए लाइफ एंड डेथ सिनेरियो साबित हो। आपकी लाइफ फिर एक्सटेंड हो सकती है। खैर, आप तो यहाँ से जा रहे हो, मगर आपके जाने की वजह से मेरे दिल में खालीपन महसूस हो रहा, जिसे कोई और कभी भी भर नहीं सकता। अगर सच बताओ तो इस दुनिया में आपके जितना कोई और मुझे कभी भी समझ नहीं पाएगा। आप मेरे दिल में सबसे ऊंचे मकाम को हासिल कर चुके। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें बारबेरियन नेशन की बॉर्डर दिखाई गई। यहाँ पर प्रिंस बाइसॉ प्रैक्टिस करने में बिजी था कि उतने में वहाँ पर गोल्डन पैलेस का शेमान पहुँच जाता है। वो कह रहा था कि गोल्डन पैलेस ने हुक्म दिया था कि वॉर खान को यहाँ से जाने मत दो, मगर फिर भी तुम लोगों ने हुक्म की नाफरमानी की। उतने में बाइसॉ सामने आकर बता देता है कि ये ऑर्डर मैंने दिया था। अगर हम वॉर खान को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते तो हमारे कई सारे सोल्जर्स मारे जाते। हमारे नुकसान होने के बाद तो हम कभी भी यांगकांग नेशन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सिर्फ एक बंदे को रोकने के लिए मैं अपनी पूरी आर्मी दांव पर नहीं लगा सकता। गोल्डन पैलेस का शेमान तो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक था। वो कहता है, बच्चे तो आखिर है कौन? मैंने तो तुझे पहले कभी भी नहीं देखा। जिस पर प्रिंस बाइसॉ बताता है कि मैं बारबेरियन नेशन के खान का सबसे छोटा बेटा बाइसॉ हूँ। हाल ही में मेरे फादर ने मुझे यहाँ बुलाया था ताकि मैं इस जगह को गार्ड कर सकूँ। जो सुनते साथ ही उस शेमान ने तुरंत बाइसॉ की ब्लड लाइन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को चेक किया, जिसके बाद वो खुश होकर कह रहा था कि बच्चे तूने तो मेरा दिन बना दिया। दरअसल हमारे शेमान लॉर्ड ने मुझे रीइंकार्नेटेड होली सन को ढूंढने का मिशन दिया था और फाइनली वो बच्चा मुझे मिल चुका है। जिसके बाद वो बाइसॉ को लेकर तुरंत ही गोल्डन पैलेस की तरफ रवाना हो गया। अब हमें गोल्डन पैलेस का एंसेस्टर हॉल दिखाया गया, जहाँ पर शेमान लॉर्ड बाइसॉ को लेकर पहुँच चुका था। वो काफी ज्यादा खुश होकर एंसेस्टर को बताने लगा कि रीइंकार्नेटेड होली सन मिल चुका है। इस बच्चे की कॉन्स्टिट्यूशन सेम आपके जैसी है। इनफैक्ट 100 सालों में बस एक बार ही ऐसा जीनियस पैदा हुआ। ये हमारे ग्रासलैंड की शान है। वहीं पर बाइसॉ भी एंसेस्टर के सामने अपना सिर झुकाते हुए उसे रिस्पेक्ट पेश करने लगा, मगर तभी उसने देखा कि शेमान लॉर्ड तो काफी पीछे हट गया और एंसेस्टर बाइसॉ को दबोच लेता है। यहाँ पर बाइसॉ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और उतने में एंसेस्टर ने अपनी सारी पावर्स उसके बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू कर दी। बाइसॉ चाहकर भी इससे आजाद नहीं हो सकता। वहीं पर शेमान लॉर्ड भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ मौजूद सभी स्केलेटन्स को अवेकन कर चुका। यहाँ पर एंसेस्टर कह रहा था कि जिन्होंने मरना चाहिए वो जिंदा रहेंगे और जिन्होंने जीना चाहिए वो मारे जाएंगे। अब मैं खुद अपनी डेस्टिनी को लिखने वाला हूँ और मैं जानता हूँ कि नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड जरूर से यहाँ आकर मुझे अरेस्ट करेगा। और होता भी बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर हम नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को देख पाते हैं जो कि एंसेस्टर को लेने आया था, मगर एंसेस्टर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। अगर नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड को केयरफुली देखा जाए तो इसका अपीयरेंस पेपर से बना हुआ था। पेपर्स की कश्ती बनाकर वो मरे हुए लोगों की सोल को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का काम करता है। और आज यहाँ पर वो अपनी पेपर आर्मी का यूज करके एंसेस्टर को रोकना चाहते, तो शेमान लॉर्ड भी वहाँ पर शेमान आर्ट्स और स्पेल का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल बैरियर क्रिएट कर चुका। साथ ही साथ हॉल में जितने भी स्केलेटन्स रखे गए थे वो भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं। दरअसल स्केलेटन्स इसी ग्रैंड एंसेस्टर के पहले फॉर्म्स हैं। ये बंदा जब भी रीइंकार्नेट हुआ वो अपने स्केलेटन को पीछे छोड़कर किसी और की बॉडी में बना लेता था। सो इसी तरह से यहाँ पर एक भयानक बैटल शुरू हो गई थी, जिसमें नेदरवर्ल्ड की पेपर आर्मी पर कई सारे फायर अटैक किए जाने लगे, मगर पेपर आर्मी की कोई सीमा नहीं। इनफैक्ट नेदरवर्ल्ड के लॉर्ड ने शेमान लॉर्ड को भी अपना निशाना बनाया। वो उसकी सोल को खींचकर अपने लैंटर्न में डालने लगता है, मगर उसी वक्त अचानक से सब कुछ रुक गया। शेमान लॉर्ड मौत के एकदम करीब था, मगर सब कुछ फ्रीज होने की वजह से वो जिंदा बच
गया था। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मर्जिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो गई। सारी पेपर आर्मी जलकर राख होने लगती है। वहीं पर नेदरवर्ल्ड का लॉर्ड भी वहाँ से गायब होने लगा। शेमान लॉर्ड देखता है कि उसके एंसेस्टर की सोल अब प्रिंस बायसॉ के अंदर आ चुकी। उस एंसेस्टर का तो बस अब स्केलेटन वहाँ पर बाकी रह गया था। इतना ही नहीं, वो सारे स्केलेटन्स भी अपने आप जुड़कर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तो इस तरह से एंसेस्टर ने होली सन की बॉडी पर कब्जा करके अपनी रीइंकार्नेशन रिचुअल को पूरा कर लिया। अब वो बन चुका है एक इनविंसिबल। साथ ही शेमान लॉर्ड भी उसे कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगा कि अब चाहे वो हेवनली खान हो या फिर यांगकांग नेशन, कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम एडवाइजर को देख पाते हैं, जो कि पैट्रियार्क से कहने लगे कि कुछ सालों पहले मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता था, मगर आपने मुझे मना कर दिया। क्या आप मुझे इसके पीछे की वजह बता सकते हो? जिस पर पैट्रियार्क कहने लगे कि तुम्हारे जो ख्वाब थे वो काफी ज्यादा यूनिक और स्पेशल थे। इनफैक्ट मेरे दिल में तो कभी ऐसी कल्पना भी नहीं आई और मुझे पता था कि मैं इन चीजों को इस जिंदगी में तो अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुमसे काफी कुछ सीख लिया और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मुझसे बेहतर हो। तुम्हारी फ्यूचर अचीवमेंट जरूर से मुझे सरपास कर देगी। इसीलिए ही मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं था। ये सब सुनकर तो एडवाइजर काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद वो पैट्रियार्क को बताने लगे कि काफी दिनों से मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी सी फील हो रही। ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत पाथ पर हूँ। जिस पर पैट्रियार्क जवाब देते हुए बताने लगे कि अगर राइचियस पाथ की बात की जाए तो उनके हिसाब से हम गलत पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हमने प्राइमरी स्कूल, ग्रेड स्कूल और फिर इंपीरियल एकेडमी को एस्टेब्लिश किया। हमने कई सारे सेक्ट्स में बदलाव किए, कई सारे सेक्ट का नॉलेज हासिल करके आम स्टूडेंट्स को काबिल बनाया। इनफैक्ट ऑर्डिनरी लोग भी अब कल्टीवेशन को फॉलो कर पा रहे हैं और इसी वजह से राइचियस पाथ के फॉलोअर्स हमें पापी समझते। हमने ग्रेट सिंस कमिट किए, लेकिन बात अगर हमारे दिल की जाए तो हमने कोई गलत काम नहीं किया। देखो, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस एक बात याद रखो, सही हमेशा सही रहता है। अगर वो लोग शोर भी मचाए तो भी ये सही फैसला गलत साबित नहीं हो सकता। तुम एक शानदार एम्पायर खड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें ढेर सारी मुश्किलें भी झेलनी पड़ेगी। राजपाट उलट जाते हैं, एम्पायर्स डिस्ट्रॉय हो सकते, मगर विल पावर को कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारे रास्ते में ढेर सारे कांटे होंगे, मगर उनसे डर के अपने लक्ष्य को बदलना तो बेवकूफी है। मैं इस रास्ते पर तुम्हारे साथ चलना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास जिंदगी ही नहीं बची। बस कुछ ही सालों में मेरी जिंदगी मुझे धोखा दे देगी, तो तुम्हें अभी से ही अकेले चलने की आदत डालनी है। अब तुम्हें बस खुद पर ही डिपेंड रहना होगा। भले मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। यहाँ पर एडवाइजर काफी ज्यादा इमोशनल होकर उनके सामने अपना सिर झुका देते हैं। वो पैट्रियार्क के इतने सालों की सपोर्ट और गाइडेंस के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे और उसी वक्त पैट्रियार्क उनसे अलविदा कहकर वहाँ से रवाना हो गए। साथ ही साथ पैट्रियार्क ने जाने से पहले एडवाइजर को बता दिया कि मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की क्योंकि तुम्हारी और मेरी सोच मिलती जुलती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाओ। फिलहाल के लिए मुझे एक इम्पोर्टेंट काम को अंजाम देना है। मुझे जल्दी से यंग सेक्ट लीडर के राज्याभिषेक को पूरा करना होगा। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से गायब हो गए। वहीं दूसरी तरफ किन्मो एक विलेज में पहुँच चुका था। उसने देखा कि इस पूरे विलेज में तबाही मची है। वहाँ के मॉर्टल्स पर हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनों को खो दिया। ये नजारा देखकर ही किन्मो का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी सेक्ट यांगकांग के खिलाफ बगावत पर उतर आएंगे। भले यांगकांग का इंपीरियल एडवाइजर इस बगावत को कुचल दे, मगर फिर भी इसमें यांगकांग नेशन का काफी बड़ा नुकसान होगा। वो एक ऐसी तबाही होगी जिसे यांगकांग कभी भी रिपेयर नहीं कर पाएगा। और अब किन्मो यांगझाओ बॉर्डर पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैट्रियार्क और एल्डर वांग को भी देख पाते हैं, जो कि यांगझाओ के एक विलेज में आ चुके थे। और तभी उन्हें वहाँ पर किन्मो की आवाज आई। वेल, यहाँ पर किन्मो कॉमनर्स को मैजिकल आर्ट का इम्पोर्टेंस समझा रहा था। वो कहने लगा कि हम विंड को सोड आर्ट में बदलकर हमारे कामों को आसान कर सकते हैं। और फिर उसने अपनी सोड टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ की फसल को काटना शुरू किया। इससे तो उन लोगों के काम काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे, साथ ही साथ वो काफी अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसलिए वो सभी लोग मिलकर किन्मो को थैंक्स बोलने लगे। किन्मो ने अपना नॉलेज उनके साथ बांटकर उनकी मदद की थी। और उतने में ही पैट्रियार्क किन्मो से कहने लगे कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट भी हो और एक अच्छे टीचर भी। पैट्रियार्क को वहाँ देखकर तो किन्मो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। वो तुरंत ही जाकर उन दोनों को ग्रीटिंग पेश करता है।
यहाँ पर पैट्रिया किन्मो से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे। वो कहते कि अच्छा हुआ मैंने ग्रैंड टूम ऑफ हेवनली डीमंस तुम्हारे हवाले किया, तुम उसका कमजोरों की मदद करने के लिए यूज कर रहे हो। शायद ग्रैनी सी ने तुम्हें हमारा सेक्ट लीडर बनाकर सबसे बेहतरीन काम किया है, क्योंकि हमारे जितने भी पहले लीडर्स थे उन्होंने कभी भी इस ट्रेजर का इतना ज्यादा यूज नहीं किया। वो तो सबके सब काफी ज्यादा बेवकूफ थे, लेकिन तुमने ग्रैंड टूम को काफी यूनिक वेज में यूज किया है, जिसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता हूँ। इधर विलेज के सभी लोग किन्मो की पहचान को लेकर कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रहमदिल बच्चा आखिर है कौन। अब उन्हें कौन बताए कि यही उनका होने वाला लीडर है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।